बार बार मेरे को लिखना पड़ता है, प्लीज ज्वाइन अगेन, स्टार्टेड, इंपॉर्टेंट सेशन है। जैसा लगता है मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ये भिखारी लोग नहीं अटेंड कर रहे। सो गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग जो ऑनलाइन में बैठे, गुड इवनिंग। आवाज मेरा अगर क्लियरली आ रहा है, स्क्रीन प्रॉपर्ली दिख रहा है तो चैट में जल्दी से V2V डालो, सो दैट जो सेशन है वो मैं जल्दी से स्टार्ट कर सकूं और हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो हम लोग ले सके। ठीक है, जल्दी से डालो। तो कल का जो हमारा सेशन हुआ था ना, कल का जो हमारा सेशन हुआ था उसमें हम लोग ने कुछ प्रोग्राम्स कवर किए थे। जो बचे हुए प्रोग्राम से आज के सेशन में कवर करके लेंगे। 15 प्रोग्राम तक किया था, मैं बताता हूँ कहाँ तक किया था, मुझे प्रोग्राम नंबर याद नहीं है कहाँ तक किया था हमने। हमने 16 प्रोग्राम तक किया था, ठीक है ना। हाउ टू क्रिएट सेशन एंड हाउ टू क्रिएट कुकीज, ये प्रोग्राम हमने यहाँ तक किया था। इसके आगे का जो प्रोग्राम है वो अभी हम लोग करके लेते हैं, ठीक है। तो ये जो 16 प्रोग्राम है ना, इसके आगे जो प्रोग्राम्स है वो हम लोग देखते हैं आज के सेशन में। अगर आप लोगों ने कल वाला सेशन नहीं देखा है तो आज रात को यूट्यूब लाइव होगा। यूट्यूब लाइव नहीं, हम लोग प्रीमियर करेंगे कल वाला वीडियो, तो वो आप लोग देख लेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। वो जो प्रीमियर वीडियो करेंगे वो प्लीज देखिए। उसमें उसमें अगर आपको प्रोग्रामिंग नहीं भी आता है तो भी आपको समझ जाएगा कि सिंपलेस्ट से सिंपलेस्ट प्रोग्राम अगर आता है तो कैसे लिखना है, ठीक है। तो प्लीज कल का सेशन देखिए अगर आपने कल का सेशन नहीं देखा था तो, ठीक है। सो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना ज्यादा डिले किए, बिना ज्यादा डिले किए। सो फर्स्ट जो प्रोग्राम है वो मैं लेता हूं, जिसको बोलते हैं इवन ऑड चेकर करके। बेसिकली ये चेक, यहाँ पे इवन ऑड चेकर लिखा है, बेसिकली वो चेक करेगा कि इवन है कि ऑड है नंबर। तो अगर नंबर मेरा इवन है, वो कैसे पता चलता है? अगर वो 2 से मॉड किया और आंसर 0 आया, तो अगर मॉड किया और आंसर मेरा 0 आया तो ये जो नंबर है जिसको मैं मॉड कर रहा हूँ वो इवन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही किया हुआ है, मैंने नंबर लिया 7 करके, फिर मैंने डॉलर नंबर मॉड 2 किया। अगर इक्वल टू 0 है, अभी देखो यहाँ पे बच्चे रॉन्ग क्या करते हैं, डबल इक्वल टू के बदले सिंगल इक्वल टू डालते हैं। तो ये मिस्टेक मत करना गलती से भी, ठीक है, ये मिस्टेक मत करना गलती से भी। तो अगर ये इक्वल है तो क्या बोलूंगा मैं, इवन बोलूंगा। नहीं तो एल्स में मैं क्या बोलूंगा, मैं एल्स में इको में बोलूंगा कि ऑड है, ठीक है। तो ये इवन ऑड का प्रोग्राम है, ठीक है, एकदम सिंपल 2 लाइन का प्रोग्राम है, ठीक है बच्चों। अगर ये समझा तो चैट में ई करके डालो, अगर ये समझा है तो चैट में जल्दी से ई डालो। जो नेक्स्ट टॉपिक है फिर हम लेते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है वो हम लोग लेते हैं। अभी नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है ना उसको बोलते हैं वर्ड काउंट। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा उसको बोलते हैं वर्ड काउंट। तो वर्ड काउंट क्या रहता है पता है क्या? वर्ड काउंट मतलब बेसिकली, अभी देखो ये क्या करना है, काउंट द लेंथ एंड वर्ड विदाउट स्ट्रिंग फंक्शन। मतलब हमें बेसिकली वर्ड काउंट भी करना है और लेंथ भी निकालना है, मगर स्ट्रिंग फंक्शन यूज नहीं करना है। अब स्ट्रिंग फंक्शन यूज करेंगे तो एकदम सिंपल है। स्ट्रिंग फंक्शन लेंथ निकालने के लिए कौन सा है, stren, stren है। अगर मुझे वर्ड काउंट निकालना है तो क्या है, str_word_count, ये फंक्शन है। तो ये जो फंक्शन है ये यूज किए बिना निकालना है। तो देखते कैसे निकालेंगे, देखते कैसे निकालेंगे, मैं भी पहली बार देख रहा हूँ कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे एक स्ट्रिंग ले लिया मैंने जिसके अंदर हेलो लिखा हुआ है। यहाँ पे एक स्ट्रिंग ले लिया जिसके अंदर हेलो लिखा हुआ है। तो ये मेरा जो स्ट्रिंग है इसका नाम है str करके। मैंने काउंट को 0 रखा, मतलब इनिशियली काउंट का जो वैल्यू है मैंने सेट किया कि वो 0 रहेगा। अब जैसे ही मैं पहला कैरेक्टर आइडेंटिफाई करूंगा, ये काउंटर को मैं इंक्रीज करूंगा। दूसरा कैरेक्टर आइडेंटिफाई करूंगा, काउंटर को इंक्रीज करूंगा। तीसरा आइडेंटिफाई करूंगा, काउंटर को इंक्रीज करूंगा। कैरेक्टर आइडेंटिफाई करूंगा, तो ठीक है। तो कैसे आइडेंटिफाई होगा वो हम लोग देखते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या चेक कर रहे हैं, क्या चेक कर रहे हैं यहाँ पे चेक कर रहे हो वाइल ई सेट में क्या चेक किया, ई सेट में क्या, ये ई सेट में क्या चेक किया पता है क्या, एसटीआर जो है ना, एसटीआर जो है ना उसका उसका पोजीशन क्या है, उसके किस पोजीशन पे वैल्यू है। तो एसटीआर के 0 पोजीशन पे क्या वैल्यू है, हमारे हमारे 0 पोजीशन पे एच वैल्यू है और वो सेट भी है, वो सेट भी है। एसटीआर के 0 पोजीशन पे हमारे क्या वैल्यू है, एच वैल्यू है और वो सेट भी है। कब तक सेट मिलेगा, ओ तक सेट मिलेगा, ओ के बाद में क्या मिलेगा, सेट नहीं मिलेगा। तो एस टी मतलब देखो ई सेट का फायदा क्या रहता है बताइए, ई सेट ये चेक करता है कि वैल्यू है कि नहीं है। वैल्यू होगा तो सेट ई सेट ट्रू मिलेगा, वैल्यू नहीं होगा तो ई सेट फॉल्स मिलेगा। तो यहाँ पे चेक क्या किया, ई सेट एसटीआर मेरे स्ट्रिंग का नाम है, स्ट्रिंग का नाम है, उसका कौन सा वैल्यू चाहिए मेरे को, 0th पोजीशन वाला। 0th पोजीशन वाला वैल्यू मतलब क्या, एच। एच का मैंने, एच अगर है तो मैंने काउंट को क्या किया, 1 से बढ़ा। अब मेरा काउंट क्या हो जाएगा, 1। अब वापस मैं क्या चेक करूंगा वाइल में, 1 है क्या, 1 को वैल्यू है क्या, 1 को वैल्यू है।
क्या है वैल्यू ई, तो मैं क्या कर दूंगा काउंट को एक से और इंक्रीज कर दूंगा, अब 2 हो जाएगा। अब मेरा जो काउंट है वो 2 हो जाएगा। अब वापस क्या चेक करूंगा, 2 को वैल्यू है क्या, तो 2 को वैल्यू है एल, वापस से काउंट क्या हो जाएगा 3। फिर क्या चेक करूंगा, एल को मतलब थर्ड पोजीशन पे वापस से एल है, उसको भी वैल्यू है क्या, तो 4 कर दूंगा। जब मैं इसको क्या करूंगा, जब मैं इसको 5 करूंगा, 5 करूंगा, एसटीआर ऑफ 5 करूंगा, मतलब एसटीआर ऑफ 4 करूंगा तो क्या मिलेगा मेरे को, एसटीआर ऑफ 4 करूंगा तो क्या मिलेगा मेरे को, ओ मिलेगा। एसटीआर ऑफ 4 करूंगा तो क्या मिलेगा मेरे को, ओ। और ये उसको वैल्यू है, और मगर यहाँ पे अंदर आने के बाद काउंट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 होने के बाद यहाँ पे अगर आया ना मैं एसटीआर ऑफ 5 किया, एसटीआर ऑफ 5 किया स्क्वायर ब्रैकेट में, तो नहीं मिलेगा, मतलब मेरा काउंट क्या है 5, मेरा काउंट क्या है 5। क्लियर है क्या बच्चों? बेटा मैंने जो पीडीएफ दिया है वो प्रोग्राम किया, तो और प्रोग्राम करने का जरूरत नहीं है ऐसा मेरे को लगता है। आ भी सकता है बेटा, मुंबई यूनिवर्सिटी वाले ये कुछ भी कर सकते, ठीक है। पर मैंने ढूंढ के डाला है, सभी प्रोग्राम ढूंढ के डाला है। इसके अलावा कुछ प्रोग्राम है तो आप लोग मुझे बताइए, ये वाले प्रोग्राम के लिस्ट में मैं डाल दूंगा और आपको बता भी दूंगा, ठीक है ना। मैंने ढूंढ के डाला ऑलमोस्ट सभी प्रोग्राम, मेरे हिसाब से ये किया तो इनफ है, मगर आप लोग ढूंढ के बताइए, मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ ढूंढ के डाला है, ठीक है। तो ये क्लियर है क्या बच्चों, स्ट्रिंग का लेंथ कैसे मिला वो क्लियर है क्या, क्लियर है तो चैट में एल करके डालिए, क्लियर है तो चैट में एल करके डालिए। स्ट्रिंग का लेंथ निकालने के लिए एकदम ये लोग ने एकदम इजी वे यूज किया, स्ट्रिंग के अंदर हेलो डाला, अब क्या चेक किया, हेलो के अंदर का पहला कैरेक्टर सेट है क्या, अगर पहला कैरेक्टर सेट है काउंटर को एक से बढ़ाया, दूसरा सेट है तो एक से बढ़ाया, तीसरा सेट है तो एक से बढ़ाया, चौथा सेट है तो एक से बढ़ाया। तो जब जब चौथा सेट है तो एक से बढ़ाया, पांचवा सेट है तो एक से बढ़ाया, तो नीचे काउंटर 5 हो जाएगा। 5 जब हुआ तो छठवा जो वैल्यू है इंडेक्स पोजीशन पे छठवा वैल्यू आएगा 5 का, तो वो सेट नहीं था इसलिए वो बाहर आ जाएगा। तो काउंटर क्या मिलेगा, काउंटर क्या मिलेगा, इंपॉर्टेंट है ना, ईमेल का प्रोग्राम इंपॉर्टेंट है और इजिएस्ट प्रोग्राम है। मैं दिखाता हूं तुम लोग को, सेंड एंड रिसीव प्लेन टेक्स्ट अगर आया तो भी ईमेल का प्रोग्राम लिखना है, उसका मतलब सेम ही है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है ना। एकदम इजी है ईमेल का प्रोग्राम, तुम्हारा पीएचपी के अंदर हर प्रोग्राम इजी है, अगर तुम सीएसएस से कंपेयर करोगे तो, मैट से कंपेयर करोगे तो, ठीक है ना, बहुत इजी है, इनसे इजी कुछ नहीं हो सकता, और मैं भी सिखा रहा हूं इसलिए भी इजी है, ठीक है। सो लेंथ समझाना बच्चों, लेंथ समझाना बच्चों, कैसे मिलेगा, 5 मिलेगा लेंथ, लेंथ 5 मिलेगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट वाले में हम लोग को वर्ड काउंट करने का। भाई वर्ड काउंट करने के लिए क्या वे है, स्पेस वे है, स्पेस, ठीक है, स्पेस तरीका है। तो हम लोग ने सबसे पहले क्या किया, स्ट्रिंग के अंदर डाला पीएचपी इज फन, पीएचपी इज फन डाला, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या चेक किया हमने, ये जो एसटीआर था, ये जो एक्सटीआर था, उसको देखो हमारे पास एक फंक्शन है एक्सप्लोड नाम का, एक्सप्लोड नाम का, वो क्या करता है पता है क्या, ये जो फंक्शन है एक्सप्लोड नाम का, वो लेता है डिलिमिटर, वो लेता है डिलिमिटर, और अरे में मेरे स्ट्रिंग को कन्वर्ट करता है, वो लेता है डिलिमिटर और मेरे स्ट्रिंग को अरे में कन्वर्ट करता है। तो स्ट्रिंग क्या था अपना, पीएचपी इज फन, तो उसने लिया पीएचपी इज फन, उसको किस में कन्वर्ट किया, अरे में। तो क्या मिलेगा उसको अरे में, पीएचपी इज फन, ये तीन अरे के 3 वैल्यू बन जाएंगे, एक क्या बनेगा पीएचपी, एक बनेगा इज, एक बनेगा फन, तो टोटल वैल्यू कितने बन गए 3। ये जो 3 वैल्यू बना है, ये जो 3 वैल्यू बना है उसका क्या निकाल लिया उसने, उसका काउंट निकाल लिया, उसका काउंट निकाल लिया। अरे का एक फंक्शन ही है जिसका नाम है काउंट, जो क्या कर देगा, जो क्या कर देगा, उसका काउंट दे देगा, किसका काउंट दे देगा, अरे के नंबर ऑफ एलिमेंट्स का। तो क्या मिल जाएगा हमको, 3 मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा हमको 3। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जितने स्पेसेस है उसके बेसिस पे वर्ड को अरे में कन्वर्ट कर रहे हैं, वर्ड को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, अरे में, वर्ड नहीं मतलब पैराग्राफ को अरे में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये जो अरे है उसका काउंट निकाल ले रहे हैं, इससे क्या मिल जाएगा, वर्ड्स का काउंट, क्या मिल जाएगा इससे, वर्ड्स का काउंट। क्लियर है क्या बच्चों? अभी देखो यहाँ पे ट्रिम भी किया हुआ है, अब ट्रिम का मतलब क्या रहता है पता है क्या, बाजू में जो स्पेस है ना वो निकाल दे, ट्रिम बाजू के स्पेसेस निकाल देता है, ठीक है ना, आगे और पीछे जो स्पेसेस रहेंगे वो निकाल देगा, ठीक है। ये ट्रिम का काम है, हो गया क्या सर उधर का, अच्छा। तो ट्रिम आगे और पीछे का जो स्पेसेस है वो निकाल देगा बच्चों, समझा क्या, अगर समझा है तो चैट में डब्लू करके डालिए, अगर ये समझा है तो चैट में डब्लू करके डालिए। सर बट हमने काउंट फंक्शन तो यूज करके, बेटा काउंट फंक्शन किसका यूज किया, स्ट्रिंग का फंक्शन नहीं यूज किया ना, स्ट्रिंग का फंक्शन यूज नहीं करना है,
बेसिकली ये पर्पस है। मतलब यहाँ पे अगर देखोगे तो वो क्या चाहता है कि स्ट्रिंग के फंक्शन मत यूज करो। काउंट स्ट्रिंग का फंक्शन नहीं है। ऐसे तो हमने ट्रिम भी यूज किया, ट्रिम भी स्ट्रिंग का फंक्शन नहीं है, ठीक है ना। तो मतलब वो रेडीमेड जो फंक्शन है ना वो यूज करने नहीं बोल रहे। रेडीमेड फंक्शन कौन सा है? str_word_count। काउंट इज यूज टू काउंट नंबर ऑफ वैल्यूज इन अरे, ठीक है ना। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? सर लेंथ के प्रोग्राम में जैसे स्पेस को कंपेयर किया करके काउंट करे तो कर सकते हो बेटा, कर सकते हो, मगर क्यों करना है? इजी वाला तरीका है तो वो ये वाला ही करो। क्यों करना है? कर सकते हो, दोनों भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर जो चेक कर रहा है उसको अगर तुम्हारा लॉजिक नहीं आता तो तुम्हें मार्क्स नहीं मिल रहा है, ठीक है। उसको तुम्हारा वाला लॉजिक भी आना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा कुछ लिखो जो हर जगह पे कॉमन है, ठीक है ना, तुम्हारा लॉजिक मत लगाओ। अभी नेक्स्ट जो चीज है ना उसको बोलते हैं क्लास एंड ऑब्जेक्ट। क्लास एंड ऑब्जेक्ट नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको बोलते हैं क्लास एंड ऑब्जेक्ट। क्लास एंड ऑब्जेक्ट क्या रहता है पता है? क्लास बेसिकली क्लास क्या है? क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल एंड फंक्शन। ये हर टॉपिक में कॉमन है। क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल एंड फंक्शन। क्लास इज अ टेम्पलेट और अ ब्लूप्रिंट। क्लास इज अ टेम्पलेट और अ ब्लूप्रिंट। क्लास कितनी बार लिखा जाता है? एक बार। क्लास कितनी बार लिखा जाता है? एक बार। क्लास के ऑब्जेक्ट कितने बना सकते हैं हम? जितने चाहिए उतने, जितने चाहिए उतने। हम फंक्शन कितनी बार कॉल कर सकते हैं? जितनी बार हमें चाहिए उतनी बार, जितनी बार हमें चाहिए उतनी बार फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। तो ये जो क्लास है ये लिखा कैसे जाता है? क्लास लिखा जाता है और क्लास का नाम लिखा जाता है, ठीक है। उसके अंदर कर्ली ब्रैकेट ओपन होगा, कर्ली ब्रैकेट क्लोज होगा। तो ये क्लास यहां से चालू हुआ, यहाँ पे खत्म हुआ, ठीक है। अब ये क्लास के अंदर क्या लिखा? एक वेरिएबल लिखा, एक वेरिएबल लिखा जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है डॉलर नेम करके, जिसका नाम है डॉलर नेम करके। तो मैंने बोला ना क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल एंड फंक्शन। यहाँ पे एक वेरिएबल लिया जिसका नाम है डॉलर नेम, उसके अंदर जॉन करके डाल दिया। फिर यहाँ पे फंक्शन लिया पब्लिक फंक्शन डिस्प्ले करके, उसके अंदर क्या डाल दिया? उसके अंदर डाला। अभी देखो यहाँ पे ये दो तीन चीजों का एग्जाम्पल है। क्या क्या दो तीन चीजों का एग्जाम्पल है वो बताता हूं मैं। अभी ये किस चीज का एग्जाम्पल है? ये क्लास का भी एग्जाम्पल है, फंक्शन का भी एग्जाम्पल है, दिस का भी एग्जाम्पल है, दिस का भी एग्जाम्पल है। ये क्लास का भी एग्जाम्पल है, फंक्शन का भी एग्जाम्पल है, और दिस का भी एग्जाम्पल है, ऑब्जेक्ट का भी एग्जाम्पल है। तो ये एग्जाम्पल याद रखो, चार पांच चीजों का एग्जाम्पल तुम्हारा हो जाएगा। कैसे ये क्लास का एग्जाम्पल है? यहाँ पे क्लास क्लास का नाम लिखा, फिर यहाँ पे एक वेरिएबल लिखा। ये जो वेरिएबल है उसका वैल्यू कैसे सेट हुआ? अब ये वेरिएबल का नाम देखो क्या है? डॉलर नेम है। बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं? जब भी आप दिस यूज कर रहे हो ना, डॉलर नहीं डालना है। जब भी आप दिस यूज कर रहे हो डॉलर नहीं डालना है। कहाँ पे नहीं डालना है? यहाँ पे। यहाँ पे देखो मैंने डॉलर नहीं डाला है। तो आप गेटर और सेटर का भी प्रोग्राम करोगे ना, वहां पे भी दिस में डॉलर नहीं डालना है, डायरेक्टली नाम डालना है। डॉलर दिस टेंड्स टू, यहाँ पे नेम आएगा, डॉलर नेम नहीं आएगा। मगर हमारे वेरिएबल का नाम क्या है? डॉलर नेम है, वो खुद से समझ जाएगा। अगर आपने डॉलर नेम डाला यहाँ पे तो रॉन्ग हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, मतलब आउटपुट ही नहीं आएगा। यहाँ पे डिस्प्ले मेथड लिखा, तो ये क्लास यहाँ से चालू हुआ, यहाँ पे खत्म हुआ। इस क्लास का फिर ऑब्जेक्ट बनाया। कैसे बना ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट बनाने का ये तरीका है। ऑब्जेक्ट का नाम इक्वल्स टू न्यू क्लास का कंस्ट्रक्टर। तो ऑब्जेक्ट का नाम क्या बना दिया? ओबीजे इक्वल्स टू न्यू, और ये क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल किया, क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल किया, इस क्लास का कंस्ट्रक्टर को कॉल कर दिया। तो ये जो वे से मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है, ये जो वे से मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है, उस ऑब्जेक्ट से मैं आप किसको कॉल करूंगा? फंक्शन को। उस ऑब्जेक्ट से मैं किसको कॉल करूंगा? फंक्शन को। फंक्शन कैसे कॉल होगा? फंक्शन कैसे कॉल होगा? इस तरीके से, ऑब्जेक्ट टेंड्स टू डिस्प्ले। अभी देखो यहाँ पे एक और क्वेश्चन आएगा, टेंड्स टू का यूज बताओ। टेंड्स टू का यूज बताओ, 2 मार्क्स के लिए आ सकता है। तो टेंड्स टू का यूज क्या है? टेंड्स टू इज यूज टू कॉल कॉल फंक्शंस एंड वेरिएबल्स। टेंड्स टू इज यूज टू कॉल फंक्शंस एंड वेरिएबल्स, ठीक है। किसके थ्रू टेंड्स टू कॉल करेगा? या तो दिस के थ्रू या तो ऑब्जेक्ट के थ्रू। टेंड्स टू किसके थ्रू कॉल करेगा फंक्शंस और वेरिएबल को? दिस के थ्रू, नहीं तो ऑब्जेक्ट के थ्रू। देखो दिस के थ्रू कॉल, यहाँ पे ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल हुआ, यहाँ पे किसके थ्रू कॉल हुआ है? दिस के थ्रू। तो इसको टेंस टू बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? टेंस टू। जैसे आप लोगों को डॉट था ना, वही टाइप में ये है, ठीक है ना। ये कॉल करने के लिए काम आता है। क्लियर है क्या बच्चों? ऐसा आ सकता है एग्जाम में, एक्सप्लेन दिस ऑपरेटर विथ एग्जांपल। तो यहाँ पे कितने चीजों का एग्जांपल हमने समझा? ये कितने चीजों का एग्जांपल है? ये है क्लास का एग्जांपल, ऑब्जेक्ट का एग्जांपल, दिस का एग्जांपल, टेंस टू का एग्जांपल, ठीक है।
दिस क्या रहता है, अगर एग्जाम में आया तो वो लिखो क्या रहता है, दिस इज यूज टू रेफर करंट ऑब्जेक्ट, इट विल पॉइंट करंट ऑब्जेक्ट, उसमें एग्जाम्पल लिख दो। इफ देर आर मेनी स्टूडेंट, जो स्टूडेंट का एंट्री हो रहा है वो टाइम पे वो क्या हो जाएगा, दिस। और एक चीज लिखो, दिस विल बी यूज टू रेफर इंस्टेंस वेरिएबल एंड इंस्टेंस फंक्शन, दिस विल बी यूज टू रेफर इंस्टेंस वेरिएबल एंड इंस्टेंस फंक्शन, ठीक है ना। तो इंस्टेंस वेरिएबल और इंस्टेंस फंक्शन को कॉल करने के लिए दिस यूज होगा। क्लियर है क्या बच्चों? अगर क्लियर है ये टॉपिक, तो प्लीज चैट में सी करके डालो, क्लास के लिए सी करके डालो, सी। 100% लगाना है। क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते वक्त बच्चों, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते वक्त ये पैरेंथेसिस 100% लगाना है। 100% मतलब 100%, नहीं लगाओगे रॉन्ग होगा, इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पे पैरेंथेसिस चाहिए ही चाहिए, यहाँ पे पैरेंथेसिस चाहिए ही चाहिए, ठीक है। कहीं पे नहीं लिखा है तो तुम वैसा मत फॉलो करो, जो बोला है वही फॉलो करो, ठीक है। क्लियर है क्या? एक्सेस स्पेसिफायर देखो, यहाँ पे एक्सेस स्पेसिफायर नहीं लिखा तो भी चलता है, यहाँ पे पब्लिक नहीं लिखा रहता तो भी चलता है, यहाँ पे भी पब्लिक नहीं लिखा रहता तो भी चलता, क्योंकि यहीं पे है वो, तो एक्सेस हो जाएगा। मगर तुम क्या करो, लिख दो, हर जगह पब्लिक लिख दो, तुम्हें दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा कहाँ पे कॉल होगा कहाँ पे नहीं कॉल होगा। प्राइवेट होता है प्राइवेट, तो तुम लिख दो, बाय डिफॉल्ट पब्लिक ही लिखो, सभी फंक्शन को पब्लिक लिखो, सभी वेरिएबल को पब्लिक ही लिखो। ज्यादा देखो, ऐसे जगह पे दिमाग नहीं लगाना चाहिए जहां पे मार्क्स कट हो सकता है, ये एक्सेस होगा नहीं होगा, क्यों दिमाग को शॉर्ट लेना है। जितने वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो सबको पब्लिक लिखो, जितने फंक्शन लिख रहे हो सबको पब्लिक लिखो, मतलब तुम्हारा मार्क्स जाने का स्कोप ही नहीं रहना चाहिए, पब्लिक लिखा है कहीं पे भी एक्सेस होगा, तुम्हें स्कोप सोचने का जरूरत ही नहीं, कहाँ पे एक्सेस होगा नहीं होगा क्या है। जैसे इनहेरिटेंस लिख रहे हो तो वहां पे भी पब्लिक लिख दो, क्योंकि इनहेरिटेंस में जब भी इनहेरिट कर रहे हैं तो कुछ मेथड प्राइवेट रहते हैं, वो डायरेक्टली एक्सेस नहीं होंगे, तो वहां पे मतलब पब्लिक ही लिखो, मैं ये रिकमेंड करूंगा पब्लिक लिख ही दो, क्योंकि पब्लिक लिखोगे तो मार्क्स नहीं कटेगा, पर तुमने कुछ नहीं लिखा और वो बाहर एक्सेसिबल नहीं है तो मार्क्स कटेगा, वो मार्क्स कटेगा, ठीक है। सो नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको बोलते हैं, मैं मैक्सिमम ट्राई करूंगा बेटा थर्ड यूनिट, मतलब ये जो पीडीएफ है ना, प्रोग्राम का पीडीएफ, वो पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा आज के लेक्चर में। तो जितने प्रोग्राम्स है वो पूरे आज कवर कर लेंगे अपन, ठीक है। कल से जो लेक्चर रहेगा वो तुम लोग का इस पे नहीं रहेगा, ऐप लाइव नहीं रहेगा, यूट्यूब लाइव ही रहेगा, ठीक है। तो कल से जो भी लेक्चर्स है वो यूट्यूब पे बैठो, 2 दिन है यूट्यूब पे बैठो, उससे समझ जाएगा। कल और परसों जो लेक्चर रहेगा उसमें सुपर 25 कवर करूंगा, ये लेक्चर होने के बाद भी जो लेक्चर है उसमें भी सुपर 25 कवर करूंगा, तो सुपर 25 भी देखो, उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो एग्जाम में आए हैं बहुत बार। ईपी और सुपर 25 मर्ज्ड है, मतलब एक ही साथ मैंने डाला हुआ है। और नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर, देखो मैं जो टॉपिक बता रहा हूँ ना उसमें मैं थियोरी भी बता रहा हूँ क्या लिखना है, तो आप लोग अगर बुक रखे हो बाजू में तो प्लीज नोट डाउन कर लो, ठीक है, तो आपको फायदा रहेगा। कंस्ट्रक्टर क्या रहता है पता है क्या? कंस्ट्रक्टर क्या रहता है? कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल फंक्शन which is used to initialize variable, which is used to initialize variable, ठीक है। कंस्ट्रक्टर इज यूज टू क्रिएट ऑब्जेक्ट, कंस्ट्रक्टर इज यूज टू क्रिएट ऑब्जेक्ट। कंस्ट्रक्टर क्या है? एक स्पेशल फंक्शन है जो वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए काम आता है। कौन से वेरिएबल? इंस्टेंस वेरिएबल, ऐसा लिखो, कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल फंक्शन which is used to initialize instance variable of class, ठीक है, इंस्टेंस वेरिएबल ऑफ क्लास। कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर जो है वो क्या करने के लिए काम आता है? ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए काम आता है। कंस्ट्रक्टर इज यूज टू क्रिएट ऑब्जेक्ट, कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, ठीक है। ये कुछ पॉइंट है कंस्ट्रक्टर के बारे में। जावा की तरह यहाँ पे कंस्ट्रक्टर नहीं है कि कंस्ट्रक्टर का नाम सेम है क्लास नेम के जैसा, वैसा नहीं है। यहाँ पे कंस्ट्रक्टर लिखने के लिए, कंस्ट्रक्टर लिखने के लिए प्री डिफाइंड तरीका है। क्या है वो? अंडरस्कोर अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट करके। क्या तरीका है? अंडरस्कोर अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट करके। डबल अंडरस्कोर है बेटा, फंक्शन को पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर के साथ डिफाइन करने का सिंटैक्स। वेरी गुड बेटा, थैंक यू। यही है सिंटैक्स। सर क्वेश्चन रिपीट नहीं आ रहे हैं, एमएसबीटी चेंजिंग द प्रोग्राम लॉजिक। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है कि क्वेश्चन रिपीट नहीं आ रहे, तुम क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे हो, ये प्रॉब्लम है, ठीक है ना। क्वेश्चन वही आ रहे, लिखने का तरीका खाली अलग है। अगर तुमको बोला कि सेंडिंग अ मेल, तो तुम चाहते हो कि सेंडिंग अ मेल ही लिखा रहे, तुम ये नहीं चाहते हो कि सेंड अ प्लेन टेक्स्ट
और रिसीवर प्लेन टेक्स्ट, उसका मतलब भी वही है कि मेल भेजो, ठीक है ना। क्वेश्चन वो लोग के पास स्कोप ही नहीं है बहुत ज्यादा क्वेश्चन डालने का। पीएचपी में तो नहीं है, ठीक है ना, बाकी सब्जेक्ट में है। सीएसएस अगर होता तो मैं बोल सकता था, मगर पीएचपी में स्कोप नहीं है बहुत ज्यादा डिफरेंट क्वेश्चन करने। करवाता हूँ मैं। सो मैं मेरे टॉपिक पे आता हूँ। मैं मेरे टॉपिक पे आता हूँ। तो कंस्ट्रक्टर अगर देखेंगे तो कंस्ट्रक्टर लिखने के लिए हम लोग के पास एक प्री डिफाइंड तरीका है जिसको बोलते हैं अंडरस्कोर अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट करके, अंडरस्कोर अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट। तो कंस्ट्रक्टर लिखते हैं कैसे? तो कंस्ट्रक्टर क्लास के अंदर लिखा जाता है। पहली बात तो कंस्ट्रक्टर कहाँ पे लिखा जाएगा? क्लास के अंदर। तो हमने लिखा क्लास, क्लास का नाम, मेरे क्लास का नाम क्या है? टेस्ट करके। उसके अंदर हमने क्या लिखा? फंक्शन अंडरस्कोर अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट, अंडरस्कोर अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट लिखा। कंस्ट्रक्ट के बाद में राउंडेड ब्रैकेट चाहिए, फिर कर्ली ब्रैकेट ओपन किया, कर्ली ब्रैकेट क्लोज किया। क्या लिखा उसके बाद में? इको कंस्ट्रक्टर कॉल्ड करके, इको कंस्ट्रक्टर कॉल्ड करके, ठीक है। मतलब ये बेसिकली कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया ऐसा समझ जाएगा। अब ये कॉल कब होगा कंस्ट्रक्टर? जब मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तब। कब कॉल होगा? जब मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तब कॉल होगा। ऑब्जेक्ट कैसे बनता है? ऑब्जेक्ट बनने का सिंपल तरीका क्या लिखा मैंने? ऑब्जेक्ट का नाम इक्वल्स टू न्यू टेस्ट लिखा, राउंडेड ब्रैकेट ओपन क्लोज किया। तो किसको कॉल करेगा ये? इसको कॉल करेगा, इसको कॉल करेगा। अभी समझो मुझे ऐसा कंस्ट्रक्टर लिखना है जिसमें पैरामीटर हो। एग्जाम में आपको आ सकता है कि एक्सप्लेन कंस्ट्रक्टर विच हैज पैरामीटर। तो इसमें क्या लिखोगे? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। एक लाइन का चेंज है खाली। यहाँ पे क्या लिखोगे? यहाँ पे एक वेरिएबल लिखना पड़ेगा उसके लिए, स्ट्रिंग नेम नाम का, समझो वेरिएबल है। स्ट्रिंग डॉलर नेम नाम का वेरिएबल है। इस डॉलर नेम नाम के वेरिएबल को तुम्हें वैल्यू देना है। यहाँ पे क्या लिखोगे? यहाँ पे अंदर लिखोगे डॉलर एन, डॉलर एन लिखोगे। यहाँ पे अंदर क्या करोगे? यहाँ पे क्या लिखोगे? डॉलर नेम, ऐसे नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे? दिस, डॉलर दिस टेंड्स टू नेम इक्वल्स टू डॉलर एन, डॉलर एन ऐसा लिखोगे। डॉलर, यहां पे लिखोगे डॉलर दिस टेंड्स टू नेम इक्वल्स टू डॉलर एन ऐसा लिखोगे, ठीक है। तो ये दो चीज का एग्जाम्पल हो गया। ये किस चीज का एग्जाम्पल हो गया हमारा? ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर का भी एग्जाम्पल हो गया और नॉर्मल कंस्ट्रक्टर का भी एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। ये दिस का भी एग्जाम्पल है, ये दिस का भी एग्जाम्पल है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो कंस्ट्रक्टर मैंने लिखा है, अब इससे क्या होगा? इसको पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बोलेंगे क्योंकि मैंने यहाँ पे डॉलर एन पास किया, डॉलर एन पास किया, ठीक है। अभी इसको कॉल कैसे करूंगा? यहाँ पे मैं इसको कॉल कैसे करूंगा? यहाँ पे मैं 10 लिख दूंगा, 10 लिख दूंगा, तब ये कॉल होगा। यहाँ पे मैं 10 लिख दूंगा तब ये कॉल होगा, ठीक है। तो 10 लिखूंगा, ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, इसके अंदर वैल्यू जाएगा और नेम का वैल्यू जो भी है वो, अभी मेरा जो नेम है वो स्ट्रिंग है, तो मुझे क्या लिखना चाहिए? 10 को डबल कोट्स में। तो तुम्हें देखना पड़ेगा यहाँ पे जो वेरिएबल लिखा है वो क्या है, ठीक है ना। जो वेरिएबल लिखा है वो क्या है वो देखना पड़ेगा। क्लियर है क्या बच्चों? डेटा टाइप यहाँ पे देते नहीं है ना? तुम लोग बताओ यार, मेरे को नहीं आता इतने अच्छे से। यहाँ पे क्या लिखेंगे? डॉलर नेम इक्वल्स टू नल ऐसा लिख दो, ठीक है। डॉलर नेम इक्वल्स टू नल, यहाँ पे डेटा टाइप देना। हाँ ठीक है ना, हाँ ठीक है ना। डॉलर नेम सेमीकोलन लिखोगे तो भी चलेगा, डॉलर नेम इक्वल्स टू नल लिखा तो भी चलेगा बच्चों। यहाँ पे डेटा टाइप देते नहीं है, तो मैंने गलती से लिख दिया, ठीक है ना। कैसा है कि मैं 4-5 सब्जेक्ट प्रोग्रामिंग के सिखाता हूँ ना, तो इधर का उधर कभी कभार हो जाता है, ठीक है ना। सॉरी। हाँ, कंस्ट्रक्टर इज इन्वोक्ड एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन, सही बोला। सीरियलाइज का प्रोग्राम में यूजर से डेटा लेने को आ सकता है क्या? बोल नहीं सकते बेटा, किसी में भी आ सकता है यूजर से इनपुट लेने के लिए। सर कॉपी कंस्ट्रक्टर नहीं है ना पीएचपी में? नहीं है, कॉपी कंस्ट्रक्टर नहीं है। तो ये क्लियर है क्या बच्चों? कंस्ट्रक्टर क्लियर है क्या? अभी डिस्ट्रक्टर के लिए क्या करना पड़ता है? डिस्ट्रक्टर को कोई पैरामीटर नहीं रहता, डिस्ट्रक्टर को कोई पैरामीटर नहीं रहता। कैसे लिखते हैं? डिस्ट्रक्टर अंडरस्कोर अंडरस्कोर डिस्ट्रक्ट करके। क्या करता है ये? जो तुमने मेमोरी ऑक्यूपाई किया था, जो ऑब्जेक्ट ने मेमोरी ऑक्यूपाई किया था उसको रिलीज करता है। जो ऑब्जेक्ट काम का नहीं है, अनयूज्ड है, या जिसका रेफरेंस नहीं है, उसको वो रिलीज करता है, उसका जगह फ्री करता है और वो जगह किसी और को मिलता है, ठीक है। ये डिस्ट्रक्टर का काम है, ये डिस्ट्रक्टर का काम है। तो क्लियर है क्या बच्चों? डिस्ट्रक्टर क्या है? क्लियर है क्या? कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर क्या है वो क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? अगर क्लियर है तो चैट में सीडी करके डालो, कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर के लिए सीडी करके डालो। डिस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है, ऑटोमेटिकली कॉल होता है। ऑब्जेक्ट जब यूज में नहीं रहेगा अपने आप कॉल होता है, उसको कॉल करने का जरूरत नहीं है। कंस्ट्रक्टर कब कॉल होगा? जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो।
जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, डिस्ट्रक्टर अपने आप कॉल होगा। लेता हूँ बेटा। कैसा बैटमैन तुम मेरे को लगता है बहुत दिन के बाद पीएचपी देख रहे हो, सब एक ही साथ चाहिए तुमको। हाँ, लेता हूँ, सब लेता हूँ, एक एक करके लेता हूँ। क्लियर है क्या ये? अगर क्लियर है तो जल्दी से बैटमैन सीडी डालो, जल्दी बेटा बैटमैन। बैटमैन सुपरमैन लोग लेक्चर बैठ रहे। सही है। V2V मतलब बहुत फेमस हो गया, मार्वल वाले भी पिक्चर्स बैठ रहे हैं आजकल। हाँ? अच्छा डीसी है क्या, मार्वल नहीं है? डीसी डीसी वाले भाई, सॉरी, माय मिस्टेक। जाने दो, अपने को नहीं पता। कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर को एक्सेस स्पेसिफायर देने का जरूरत नहीं है, एक्सेस स्पेसिफायर देने का जरूरत नहीं है। सही बोल रहे हैं। शो मेथड यूज करना है क्या, नहीं यूज करना है, शो मेथड यूज नहीं करना है। क्लियर है क्या बच्चों ये? सबको क्लियर है क्या? नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इनहेरिटेंस, नेक्स्ट टॉपिक है सिंगल इनहेरिटेंस। अभी इनहेरिटेंस क्या रहता है पता है क्या? इनहेरिटेंस एकदम सिंपल चीज है कि अगर तुम चाहते हो कि पहले से कुछ चीज लिखा गया है वो डायरेक्टली तुम यूज कर सको, इसको इनहेरिटेंस बोलते हैं। अब मेरे जो बच्चे हैं वो एक नंबर के आलसी बनेंगे। क्यों आलसी बनेंगे? क्योंकि हम लोग बहुत सारा प्रॉपर्टी क्रिएट करके उनको दे देंगे, तो वो इनहेरिट कर लेंगे हमारा सभी प्रॉपर्टी। अब वो थोड़े अच्छे अगर निकलेंगे तो वो प्रॉपर्टी को बढ़ाएंगे, नहीं निकलेंगे तो फिर खत्म, फिनिश। तो इनहेरिटेंस का फायदा क्या है पता है क्या? तुम इनहेरिटेंस का फायदा क्या पता है क्या? जो जो पहले से हुआ है ना वो तुम्हें करने का जरूरत नहीं है, उसके आगे का करना है, ठीक है? तो पूरा का पूरा चीज रीयूज हो जाएगा, ठीक है? पूरा का पूरा चीज क्या होगा? रीयूज। तो पेरेंट क्लास में जो भी फंक्शंस और वेरिएबल्स है वो रीयूज हो जाएंगे चाइल्ड क्लास में, ठीक है? हमें क्या लिखना है चाइल्ड क्लास में? एडिशनल फंक्शन जो हमें चाहिए, एडिशनल फंक्शनैलिटी जो हमें चाहिए। तो ये कैसे वर्क करता है? तो देखो यहाँ पे एक क्लास लिखा हुआ है जिसका नाम ए है, उसके अंदर एक फंक्शन लिखा हुआ है जिसका नाम मैसेज है। यहाँ पे क्या लिखा? अभी देखो यहाँ पे एक्चुअली तुम इनहेरिटेंस का यूज नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि तुम लोग ऐसा कोई एप्लीकेशन ही नहीं बनाया कि जो पहले से बना हुआ है उसको डायरेक्ट यूज करो। तो इसलिए तुम्हें इनहेरिटेंस का इंपॉर्टेंस नहीं समझता। इनहेरिटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर समझो एक कंपनी है, वो कंपनी में एक एप्लीकेशन पहले से ही बनाया हुआ है, वो एप्लीकेशन हर जगह यूज होगा। कैसे यूज होगा? उसको पूरा का पूरा इनहेरिट करेंगे और आगे की चीजें उसमें जो लिखनी है वो लिखेंगे। जैसे तुम लोग को अगर इसका सिंपल एग्जांपल दूं तो गूगल क्या करता है कि अपना जो एआई का लाइब्रेरीज है वो अवेलेबल करवा के देता है कि कोई भी वो एआई का लाइब्रेरी यूज कर सके। तो तुम लोग क्या कर रहे हो? गूगल के लाइब्रेरी को इनहेरिट करके उसके फीचर्स यूज कर रहे हो, जो प्रोग्रामिंग एआई के ऊपर करेगा वो, ठीक है? ये फायदा है, ठीक है ना? तुम्हें स्क्रैच से सोचने का जरूरत नहीं कि एआई काम कैसे करेगा, उसका जो डेटा है वो तुम्हें कलेक्ट करने का जरूरत नहीं, वो सब किसने कर दिया है? गूगल ने। तुम्हें खाली उसका लाइब्रेरी यूज करना है, ठीक है? तो ये बहुत बड़ा फायदा है, ये बहुत बड़ा फायदा है इनहेरिटेंस का। अगर एग्जाम में आता है कि इनहेरिटेंस का फायदा बताओ, तो ये एग्जाम्पल लिख सकते हो तुम। रीयूजिबिलिटी है, मतलब कॉस्ट बचता है, टाइम बचता है, ये सब चीजें बचता है, ठीक है? तो हम ये एग्जाम्पल लेते हैं, एकदम सिंपल एग्जाम्पल है। यहाँ पे एक क्लास लिया हुआ है, यहाँ पे एक फंक्शन लिया हुआ है जिसका नाम है मैसेज करके, MSG करके। उसके अंदर लिखा इको हेलो फ्रॉम ए। फिर ये क्लास यहाँ से लेके यहाँ पे खत्म हो गया। फिर दूसरा क्लास लिखा हुआ है, इसके अंदर लिखा हुआ है क्लास बी एक्सटेंड्स ए, क्लास बी एक्सटेंड्स ए। अब ये जो क्लास है ना उसके अंदर कुछ नहीं लिखा है, ये जो क्लास है उसके अंदर कुछ नहीं लिखा है। अगर यहाँ पे चाहिए रहता तो हम एक और फंक्शन लिख सकते थे, मैसेज टू करके। मैसेज जैसे यहाँ पे लिखा है वैसे मैसेज टू लिख सकते थे। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाएंगे, किसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम? हमने देखो ऑब्जेक्ट बनाया बी का। बी के ऑब्जेक्ट से हम किसको कॉल कर पाएंगे? जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि मैंने बहुत सारा प्रॉपर्टी बना दिया, मेरा बच्चा कुछ ही नहीं कर रहा है, नालायक निकल गया, तो ये बी वाला क्लास ए को इनहेरिट कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है, तो उसको क्या मिलेगा? ए का तो सब कुछ मिलेगा ही मिलेगा बैठे बैठे, ठीक है ना? तो तुम लोग नालायक मत बनो अपने घर पे, ठीक है? मेरे बच्चे तो नहीं बनेंगे, मेरा गारंटी है वो। तो समझा ना बच्चों? यहाँ पे बी का ऑब्जेक्ट बना और बी के मैसेज मेथड को कॉल किया, बी के मेथड को कॉल किया। ये सिंगल इनहेरिटेंस का एग्जांपल है। कौन सा इनहेरिटेंस का एग्जांपल है? सिंगल। नेक्स्ट जो चीज है उसको बोलते हैं ओवरलोडिंग। नेक्स्ट जो चीज है उसको बोलते हैं ओवरलोडिंग। अब ओवरलोडिंग देखोगे ना तो एकदम इजी कंसेप्ट है ये। थैंक यू बेटा, थैंक यू। मैं मस्ती एक्सप्लेन करता हूँ यार, तो क्या फ्लेक्स नहीं कर सकता ना? खुद का तारीफ कितने बार करूं मैं?
अच्छा नहीं लगता, क्या हो गया? क्या? अच्छा। सो नेक्स्ट जो टॉपिक है ना, नेक्स्ट जो टॉपिक है ना उसको बोलते हैं, नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको बोलते हैं ओवरलोडिंग। नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको बोलते हैं ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग क्या रहता है पता है क्या? ओवरलोडिंग के लिए दो दो प्री डिफाइंड फंक्शंस है, ठीक है ना। ओवरलोडिंग यहाँ पे वैसा नहीं है जैसे पहले हम लोग करते थे। ओवरलोडिंग के लिए हम लोग पहले क्या करते थे, हम लोग एक ही क्लास के अंदर दो फंक्शन लिखते थे, दोनों के नाम सेम रहते थे, पैरामीटर अलग अलग रहता था, इसको ओवरलोडिंग बोलते थे। वहां पे मगर बेसिकली जो काम होता था ना, जिस तरीके से काम होता था वही काम यहाँ पे भी होगा, मगर कैसे होगा वो देखते हैं, कैसे होगा वो देखते हैं। तो यहाँ पे ओवरलोडिंग करने के लिए मैजिक मेथड्स है, यहाँ पे ओवरलोडिंग करने के लिए मैजिक मेथड्स है। अब एग्जाम में आपको मैजिक मेथड आया तो भी यही लिखना है, ओवरलोडिंग आया तो भी यही लिखना है, अंडरस्कोर अंडरस्कोर कॉल आया तो भी यही लिखना है, अंडरस्कोर अंडरस्कोर कॉल स्टैटिक आया तो भी यही लिखना है। कॉल स्टैटिक है तो जितने भी मैंने बोला वो टॉपिक में से कुछ भी आया तो यही लिखना है। अब इसका मतलब क्या है मैं बोलता हूँ बच्चों, इसका मतलब क्या है मैं बोलता हूँ। लेना होगा बेटा, अगर यूजर से इनपुट लेने बोला है तो लेना होगा, नहीं बोला तो नहीं लेना होगा। तो हम लोग देखते हैं कि ये वर्क कैसे करता है, हम देखते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। अभी यहाँ पे ना बेसिकली बेसिकली दो फंक्शंस है, प्री डिफाइंड फंक्शन है, जिसको बोलते हैं अंडरस्कोर अंडरस्कोर कॉल और बोलते हैं अंडरस्कोर अंडरस्कोर कॉल स्टैटिक ना। कॉल स्टैटिक, अंडरस्कोर अंडरस्कोर कॉल बोलते हैं और अंडरस्कोर अंडरस्कोर कॉल स्टैटिक बोलते हैं। तो अंडरस्कोर अंडरस्कोर कॉल जो फंक्शन है ना, वो वैसे फंक्शन को एक्सेस कर पाता है, वैसे फंक्शन को एक्सेस कर पाता है जो नहीं, वो पता है मेरे को, मगर यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखा नहीं है ना। एरिया वाला फंक्शन ही कहाँ लिखा है? पता ना बेटा, बेटा मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जो प्रोग्राम लिखा है ना बच्चों, वो रॉन्ग लिखा हुआ है, क्योंकि वो फंक्शन ही नहीं लिखा हुआ है जो हमें कॉल करना है। तो मैं यहाँ पे वो लिख देता हूँ फंक्शन, चलो मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ एरिया करके फंक्शन। देखो अभी ये जो क्लास है ना बच्चों, ये जो क्लास है ना, ये यहाँ से चालू हुआ, ये जो फंक्शन है अंडरस्कोर अंडरस्कोर कॉल, ये यहाँ से चालू हुआ और यहाँ पे खत्म हुआ। यहाँ पे मैं एक और फंक्शन लिखता हूँ, फंक्शन लिखता हूँ एरिया नाम का, एरिया नाम का, एरिया नाम का। चलो ठीक, रहने देते हैं हम लोग, ये एग्जाम्पल लेते हैं, ये भी वही है, मगर यहाँ पे फंक्शन लिखा नहीं है, अंदर ही काम कर दिया बिना फंक्शन को लिखे। तो देखते हैं कि ये वर्क कैसे करेगा, देखते हैं वर्क कैसे करेगा, ठीक है ना। क्या भेज रहा है बेटा? मेरा यही तो प्रोग्राम मैंने भेजा है। हाँ मैं समझा ना, मैं बोलता हूँ बच्चों, देखो अभी ये जो फंक्शन है ना, ये जो फंक्शन है ना, यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे फंक्शन लिखा नहीं है, मतलब फंक्शन का बेसिकली फंक्शन डिक्लेयर नहीं किया गया है, ठीक है। तो ये पहली बात तो देखते हैं यहाँ पे क्या गया है और ये वर्क कैसे करेगा वो देखते हैं। तो ये एक क्लास लिखा है जिसका नाम डेमो है, एक क्लास लिखा है जिसका नाम डेमो है, उसके अंदर अंडरस्कोर अंडरस्कोर कॉल लिखा है। अंडरस्कोर अंडरस्कोर कॉल और अंडरस्कोर अंडरस्कोर कॉल स्टैटिक को दो पैरामीटर रहते हैं। पहला पैरामीटर रहता है फंक्शन का नाम, पहला पैरामीटर रहता है फंक्शन का नाम। दूसरा पैरामीटर रहता है आर्ग्यूमेंट्स, दूसरा पैरामीटर रहता है आर्ग्यूमेंट्स, और आर्ग्यूमेंट्स एज अरे। दूसरा जो पैरामीटर है वो क्या है? आर्ग्यूमेंट्स एज अरे, ठीक है। पहला जो पैरामीटर है वो फंक्शन का नाम है, दूसरा पैरामीटर आर्ग्यूमेंट्स एज अरे है, ठीक है। अब देखते हैं कि ये वर्क कैसे करेगा। तो मेरा, अगर मेरे फंक्शन का नाम, इधर पे चेक किया, अगर मेरे फंक्शन का नाम एरिया है, अगर मेरे फंक्शन का नाम एरिया है और मेरा जो आर्ग्यूमेंट है, देखो यहाँ पे काउंट फंक्शन यूज किया, इसके पहले भी हम लोग ने थोड़ी देर पहले काउंट यूज किया था अरे में, जहाँ पे हमने नंबर ऑफ वर्ड्स काउंट किया था। तो यहाँ पे चेक किया कि अगर मेरा फंक्शन का नाम एरिया है और काउंट कर जो है, मतलब ये जो आर्ग्यूमेंट्स है वो दो है, अगर आर्ग्यूमेंट्स का जो काउंट है वो अगर दो है, तो क्या करेगा वो, क्या करेगा वो, रिटर्न क्या करेगा वो, रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न करेगा डॉलर आर्ग्यूमेंट जीरो इंटू डॉलर आर्ग्यूमेंट वन। तो इसका वैल्यू क्या मिलेगा, अगर समझो मैंने 1020 पास किया तो 10 × 20 200 मिल जाएगा, ठीक है। अब ये जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है, इसमें दो पैरामीटर किया तो ऐसा काम करेगा, ठीक है, दो पैरामीटर किया तो ऐसा काम करेगा।
अगर मैंने एक पैरामीटर किया तो कुछ काम करेगा क्या? यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, एल्स भी लिख सकते थे हम यहाँ पे। एल्स में क्या लिख सकते थे? एल्स में क्या लिख सकते थे? एल्स में क्या लिख सकते थे? यहाँ पे इको करके क्या लिख सकते थे? इको इनवैलिड, इनवैलिड, इनवैलिड फंक्शन, फंक्शन करके, इनवैलिड फंक्शन करके। तो अगर मैंने मेरे फंक्शन को मैं जो कॉल कर रहा हूं, अब बताता हूं कि ये वर्क कैसे करेगा। अभी मैंने मेरे फंक्शन को कॉल किया, मतलब मेरे फंक्शन का नाम यहाँ पे एरिया ही लिखा है। अभी इसके बाद में मैंने इसका ऑब्जेक्ट बनाया, ये मेरा क्लास है डेमो नाम का, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया है। ऑब्जेक्ट का नाम क्या है मेरा? डी। तो मैंने लिखा $d इक्वल्स टू न्यू डेमो, और यहाँ पे मैंने उसको कॉल किया $d, और एरिया फंक्शन को कॉल किया। कितने पैरामीटर पास किए? 2। तो एरिया फंक्शन को कॉल किया मतलब ये कंडीशन मेरा ट्रू हुआ, और 2 पैरामीटर पास किया मतलब ये भी कंडीशन ट्रू हुआ। ये कंडीशन ट्रू हुआ मतलब क्या करेगा? वो पहला पैरामीटर दूसरा पैरामीटर लेगा और दोनों को ऐड करके इंटू करके वैल्यू दे देगा। तो हमको क्या मिलेगा इंटू करके वैल्यू? हमको मिलेगा 200। अगर समझो 10, ये केस में 20 मिलेगा, 4 5 20 मिलेगा। अब ये ना करके मैंने ऐसा कॉल किया रहता, खाली एक ही पैरामीटर कॉल किया रहता, तो क्या बोलता था वो? तो क्या बोलता था वो बोलता था इनवैलिड फंक्शन करके। क्या बोलता था वो? इनवैलिड फंक्शन करके। ठीक है, इनवैलिड फंक्शन करके। या इसके बदले मैंने मेरे जो फंक्शन का नाम है वो उसको एरिया 1 किया रहता, एरिया 1 किया रहता, तो भी क्या बोलता था वो? इनवैलिड फंक्शन बोलता था। क्या बोलता था वो? इनवैलिड फंक्शन। तो ये एक वे है फंक्शन को कॉल करने का, ये एक वे है फंक्शन को हमारे कॉल करने का। ठीक है, मतलब ये इस मतलब यहाँ पे ओवरलोडिंग इस तरीके से होता है, क्या यूज करके? अंडरस्कोर अंडरस्कोर कॉल यूज करके। और कॉल स्टैटिक किसके लिए काम आता है? अगर आपका स्टैटिक फंक्शन है उसको कॉल करने के लिए कॉल स्टैटिक काम आता है, कॉल स्टैटिक काम आता है। ठीक है, स्टैटिक फंक्शन नहीं है तो क्या यूज करेंगे हम लोग? अंडरस्कोर अंडरस्कोर कॉल यूज करेंगे। स्टैटिक फंक्शन है तो क्या यूज करेंगे? अंडरस्कोर अंडरस्कोर कॉल स्टैटिक यूज करेंगे। ठीक है, सही बोला। एरिया फंक्शन जो है वो डायनामिकली क्रिएट हो जाएगा और फिर कॉल हो जाएगा। कहाँ पे? ये वाला नहीं लिखोगी तो प्रिंट ही नहीं करेगा ना। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है ना, ये वैल्यू रिटर्न किया है ना, ये रिटर्न ना करके यहाँ पे इको लिखा रहता तो नहीं करते थे। अब ये वैल्यू रिटर्न किया है ना बच्चों, देखो दोनों वैल्यू रिटर्न किया है। रिटर्न किया मतलब क्या? वैल्यू किसके पास होगा? इस फंक्शन के अंदर, एरिया नाम के फंक्शन के अंदर। तो उसका वैल्यू प्रिंट करने के लिए ऐसा लिखा है इको, नहीं तो इको नहीं लिखते तो चलता था। ठीक है ना। इसका एक सिंपल एग्जांपल भी है जो नोट्स में अपने अवेलेबल है, वो मैं बताऊंगा आपको जब भी नोट्स हम लोग ओपन करेंगे ना, सुपर 25 ओपन करेंगे तभी बताऊंगा। वो वाला याद रखो, वो एकदम ईजी है, वो एकदम ईजी है। मतलब एरिया फंक्शन का बॉडी क्रिएट कर सकते हो और उसके अंदर ही ये लिख सकते हो। ठीक है ना, उसके अंदर ही ये लिख सकते हो। ये लोग ने क्या किया है, उसी के अंदर एरिया का बॉडी भी लिख दिया है। ठीक है, मैं बताता हूँ वो भी कैसे करना, बताता हूँ। अपने पास एक पीडीएफ है, उसके अंदर लिखा हुआ है, वो बताऊंगा तो समझ जाएगा। ठीक है ना, फिलहाल के लिए जितना बताया वो समझा अगर है तो अंडरस्कोर बेसिकली चैट में कॉल करके लिखो। अगर ये जितना बताया उतना समझा है तो चैट में कॉल लिखो। इसका दूसरा जो तरीका है वो मैं बताता हूँ, जल्दी से चैट में कॉल लिखो। किसी के लिए भी यूज हो सकता है, किसी के लिए भी यूज हो सकता है ये, स्ट्रिंग के लिए, किसी भी चीज के लिए यूज हो सकता है ये, कोई भी फंक्शन के लिए यूज हो सकता है। बोलता हूँ ना बेटा, मैं फंक्शन डिक्लेयर किया हुआ भी बताता हूँ अर्जुन बेटा, डोंट वरी। हम लोग जो तुम बोलोगे सब बताएंगे। लेता हूँ बेटा, बैटमैन तुमने अगर बोल दिया तो लेना पड़ेगा मेरे को, ऐसे डीसी वालों का बात नहीं टाल सकता मैं। क्लियर है क्या सबको? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैं बताता हूँ ये वाला एग्जांपल वापस बताता हूँ, अपने पास एक पीडीएफ है उसके अंदर है, वापस बताता हूँ। ठीक है ना, अभी ये वाला भी जो एग्जांपल है ना वो अपने पास एक पीडीएफ है उसमें से ही बताता हूँ। ठीक है ना, यहाँ पे भी ये दोनों प्रोग्राम को मैं इसमें रिप्लेस करता हूँ और वापस पीडीएफ भेजता हूँ तुमको। ठीक है, तो अपने पास ना दो टाइप के क्लोनिंग है। ठीक है ना, एक को बोलते हैं शैलो क्लोनिंग और एक को बोलते हैं डीप क्लोनिंग। दोनों का मतलब क्या मैं बता देता हूँ। ये जो एग्जांपल है ये मैं जब भी लाइव लेक्चर रहेगा ना उसमें एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, शैलो क्लोनिंग डीप क्लोनिंग क्या रहता है पता है क्या बच्चों? अगर समझो तुमने जुड़वा पिक्चर देखा रहेगा ना, एक को चिमटी काटा दूसरे को चिमटी होता था, मतलब दर्द होता था। ठीक है ना, तो वो बेसिकली शैलो क्लोनिंग है। क्या है वो? शैलो क्लोनिंग। मतलब क्या है कि दोनों का रेफरेंस सेम है, दोनों का दर्द का जो नस है वो सेम है। ठीक है,
मतलब दोनों का दर्द एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो उसको शैलो क्लोनिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? शैलो क्लोनिंग। एक जो बंदा है वो दूसरे का कॉपी बना, एक में अगर चेंजेस किया, एक में अगर चेंजेस किया तो दूसरे वाले को चेंज वाला ही वैल्यू मिलेगा, दूसरे वाले को चेंज वाला ही वैल्यू मिलेगा। तो इसको क्या बोलेंगे? शैलो क्लोनिंग। क्या बोलेंगे इसको? शैलो क्लोनिंग। अगर ऐसा नहीं करना है हमको, मैंने एक एक ऑब्जेक्ट था उसका एक कॉपी बनाया, मैं चाहता हूं ये जो ऑब्जेक्ट है इसका वैल्यू अलग रहे और ये जो दूसरा ऑब्जेक्ट बनना है उसका वैल्यू अलग रहे, तो उसको बोलते हैं डीप क्लोनिंग। क्या बोलते हैं उसको? डीप क्लोनिंग। तो दो टाइप के क्लोनिंग है, एक को बोलते हैं शैलो, एक को बोलते हैं डीप। जो शैलो वाला है वो जुड़वा वाला है, जो डीप वाला है वो एक्चुअल जुड़वा वाला है, ठीक है ना। एक्चुअल जो जुड़वा रहते हैं वो वैसे ही रहते हैं, कुछ ऐसा होता नहीं है कि एक को चिमटी लिया दूसरा रोएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। क्लियर है क्या बच्चों? क्लियर है तो प्लीज चैट में क्लोन करके डालो। क्लियर है तो चैट में क्लोन करके डालो, क्लोन करके डालो। हम लोग इसका एग्जाम्पल ले लेंगे, ये वाला जो एग्जाम्पल दिया है ना, इसके बदले दूसरा एक एग्जाम्पल ले लेंगे जिसमें मैं बताता हूँ। यहाँ पे एग्जाम्पल प्रॉपरली दिया नहीं है, तो मैं दूसरा एक एग्जाम्पल लेता हूँ, मतलब अपने बुक में है वो बताता हूँ। इंटरफेस तुमको है? हाँ क्या? बाप रे, बताता हूँ चलो। इंटरफेस के ऊपर क्वेश्चन आया तो वो भी बता देता हूँ। सो इंटरफेस बेसिकली क्या है पता क्या? इंटरफेस बेसिकली क्या है पता क्या? इंटरफेस एब्स्ट्रैक्ट मेथड रहता है क्या? अच्छा, इंटरफेस बेसिकली रूल्स है। इंटरफेस बेसिकली क्या रहता है? रूल्स, ठीक है ना। रूल्स मतलब क्या रहता है कि अगर समझो मतलब इसका सिंपल एग्जांपल है कि जैसे जैसे एमएसबीटी है, वो रूल बोलता है, क्या रूल बोलता है कि तुम अगर कॉलेज हो तो तुम्हें इंटरनल एग्जाम लेना पड़ेगा, ठीक है। तुम अगर कॉलेज हो तो तुम्हें एक्सटर्नल एग्जाम लेना पड़ेगा, तुम अगर कॉलेज हो तो तुम्हें एक्सटर्नल को बुलाना पड़ेगा, उसको पैसा देना पड़ेगा, ये रूल है। ये कौन बोलता है? एमएसबीटी बोलता है। कैसे करना है वो कौन डिसाइड करता है? कॉलेज। कैसे करना है ये कौन डिसाइड करता है? कॉलेज। तो एमएसबीटी बोलता है कि इंटरनल लेना है, इंटरनल लेना इस फंक्शन, मगर वो ब्लैंक रहेगा। क्या रहेगा वो? ब्लैंक। एक्सटर्नल लेना है, ये भी एक फंक्शन है, वो भी क्या रहेगा? ब्लैंक। जो इन एक्सटर्नल आएगा उसको पैसा देना है, ये भी कौन बोलता है? एमएसबीटी, मगर वो भी क्या रहेगा? ब्लैंक। कैसे करना है कौन डिसाइड करता है? जो उसको इनहेरिट कर रहा है वो, जो उसको इनहेरिट कर रहा है वो डिसाइड करता है, ठीक है। तो कौन इनहेरिट करेगा इंटरफेस को? अभी फिर इंटरफेस चाहिए क्यों? इंटरफेस इसलिए चाहिए क्योंकि हम लोग रूल्स डिक्टेट कर सके, कि ये अगर तुम मेरे को इनहेरिट कर रहे हो ना तो तुम्हें ये मेथड के बॉडी लिखना ही पड़ेगा, ये मेथड का बॉडी लिखना ही पड़ेगा। जैसे अगर तुम एमएसबीटी के अंडर आ रहे हो तो तुम्हें कुछ चीजें एमएसबीटी के हिसाब से करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। तो ही तुम्हें एक्रीडेशन मिलेगा, तो ही तुम्हारा जो एग्जाम का पेपर है वो कलेक्शन करेक्ट होगा, या तो ही तुम्हारे स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट होगा। तो ये जो इंटरफेस है, अच्छा इधर पे भी इंटरफेस में वेरिएबल फाइनल रहता है क्या? पता नहीं मेरे को बेटा, वैसा अगर इंटरफेस में वेरिएबल फाइनल, जावा में वैसा रहता है, इंटरफेस में वेरिएबल फाइनल रहता है। यहाँ पे आइडिया नहीं है कि फाइनल रहता है कि नहीं, मैं वो कंफर्म करता हूँ और बताता हूँ, ठीक है ना। फाइनल का मतलब क्या? उसका वैल्यू कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। अभी जैसे मैंने तुमको एग्जांपल दिया कि जो एमएसबीटी ये भी बोलेगा कि तुम्हें जो एक्सटर्नल आ रहा है ना उसको 1,000 रुपया देना है अगर 1 घंटे के लिए आया तो दैट इज फाइनल, इतना पैसा देना ही देना है, वो डिसाइडेड रहता है। अगर तुम एमएसबीटी के अंडर कॉलेज डाल रहे हो तो तुम्हें 1 एकड़ जमीन चाहिए, ये भी कांस्टेंट रहेगा। मतलब उसने जो बोला वो रूल में अगर आता है तो ही उसको कॉलेज का परमिशन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, इसलिए वो फाइनल भी रहता है। तो इंटरफेस को हम क्या करते हैं? देखो, क्लास को हम क्या करते हैं? एक्सटेंड करते हैं। क्लास को हम क्या करते हैं? एक्सटेंड। इंटरफेस को हम क्या करते हैं? इंप्लीमेंट करते हैं। इंटरफेस को हम क्या करते हैं? इंप्लीमेंट्स। इंटरफेस के लिए देखो यहाँ पे क्या आया? इंप्लीमेंट्स आया। क्लास के लिए क्या आता है? एक्सटेंड्स आता है। तो ये डिफरेंस भी आ सकता है क्लास और इंटरफेस के बीच में, एकदम ईजी है। क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है, इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बनता है। क्लास में जो फंक्शन है वो एब्स्ट्रैक्ट रहते हैं, यहाँ पे फंक्शन एब्स्ट्रैक्ट नहीं रहते। क्लास के अंदर जो वेरिएबल है वो नॉर्मल भी हो सकता है और फाइनल भी हो सकता है, मगर इंटरफेस में क्या होगा? फाइनल ही होगा, ठीक है। इंटरफेस के अंदर जितने भी मेथड है सबके सब खाली रहेंगे, क्लास के अंदर ऐसा नहीं होगा। क्लास को अगर क्लास को इनहेरिट करना चाहता है तो एक्सटेंड लिखना पड़ेगा। क्लास अगर इंटरफेस को इनहेरिट करना चाहता है तो इंप्लीमेंट्स लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? इंप्लीमेंट्स। तो यहाँ पे क्लास सर्कल इंप्लीमेंट शेप करके लिखा हुआ है, पहले देख लेते हैं यहाँ पे लिखा क्या है। तो यहाँ पे एक इंटरफेस लिया है जिसका नाम शेप है, ठीक है, जिसका नाम शेप है। ये जो इंटरफेस है उसके अंदर एक फंक्शन लिखा हुआ है, फंक्शन का नाम क्या है? एरिया। ये जो एरिया करके फंक्शन है उसको उसको ब्लैंक रखा, मतलब बेसिकली ये एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन है। क्या फंक्शन है ये? एब्स्ट्रैक्ट, मतलब ये खाली है।
ये जो फंक्शन है इसका बॉडी कौन लिखेगा? जो शेप फंक्शन को, जो शेप क्लास को इंप्लीमेंट करेगा, जो शेप क्लास को क्या करेगा? इंप्लीमेंट्स। यहाँ पे नीचे देखोगे तो क्लास सर्कल ने इंप्लीमेंट्स किया, किसको? शेप को। तो इसने फिर फंक्शन का बॉडी लिखा, फंक्शन पब्लिक फंक्शन एरिया लिखा, और फिर उसके अंदर बॉडी लिखा। बॉडी में क्या लिखा? इको एरिया ऑफ सर्कल करके। तो यहाँ पे तुम्हें कुछ भी लिखोगे तो भी चलेगा, फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये एग्जाम्पल है, ठीक है ना। यहाँ पे हेलो लिख दिया तो भी फर्क नहीं पड़ता। तो अभी ये जो क्लास था सर्कल नाम का, इसका मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। तो यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट बनाया, देखो ये क्लास, ये इंटरफेस यहाँ से चालू हुआ था, यहाँ पे खत्म हुआ। ये क्लास यहाँ से चालू हुआ था, यहाँ पे खत्म हुआ। यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना, ऑब्जेक्ट ओबीजे इक्वल्स टू न्यू सर्कल करके लिखा रहेगा, तो सर्कल लिखा है। फिर उसके बाद में क्या लिखा? ऑब्जेक्ट टेंड्स टू एरिया करके। तो कौन से मेथड को कॉल करेगा? एरिया मेथड को। क्या प्रिंट करेगा? एरिया ऑफ सर्कल। अगर क्लियर है बच्चों तो चैट में आई करके डालो, इंटरफेस के लिए आई करके डालो। अगर क्लियर है बच्चों तो चैट में आई करके डालो, जल्दी से डालो आई। नहीं है इंटरफेस, सिलेबस में नहीं है, वही तो, इसलिए तो अपन ने किया भी नहीं था। एग्जाम में आया रहेगा, हो सकता है आया रहेगा एग्जाम में, मगर सिलेबस में नहीं है तुम्हारे। ऐसा होना भी चाहिए ना, कुछ क्वेश्चन वैसे आने चाहिए जिससे जो टॉपर्स है वो सही में टॉप कर पाए, ठीक है ना। उनके लिए ये सब क्वेश्चंस। तो तुम लोग ने बहुत सारे लैंग्वेजेस पढ़े, उसका लिख देने का, जो तुम्हें आता है वो लिख देने का, सब सब लिखने का। तो ऐसा बोल मत। फिर क्या, पूरा पढ़ के बैठा बोलते ठोक दूंगा। शर्म ही नहीं आता बोलते वक्त। मेरे को ऐसा बोलना चाहिए कि मैं ठोक दूंगा, क्योंकि मैंने पढ़ा भी नहीं है। अच्छा, सो नेक्स्ट जो टॉपिक है ना, अभी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। इसको बोलते हैं क्रिएटिंग अ पीडीएफ यूजिंग एफपीडीएफ। अब एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन ना आके राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ पीडीएफ आया तो भी यही लिखना है, राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ रीड ओनली फाइल आया तो भी यही लिखना है, क्योंकि रीड ओनली फाइल पीडीएफ रहता है। तो वो लोग ने क्वेश्चन घुमा के लिखा तो भी यही आंसर लिखना है तुमको, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि पीडीएफ बनेगा कैसे। अभी पीडीएफ बनाने के लिए ना कुछ कुछ प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज है जो तुमको चाहिए, जिसका नाम है एफपीडीएफ। एफपीडीएफ एक प्री डिफाइंड लाइब्रेरी है जो हमको चाहिए, तो उसको उसको तुम्हें एक फोल्डर में डालना पड़ेगा। इसलिए हमने यहाँ पे रिक्वायर लिखा है। रिक्वायर क्या करेगा? वो fpdf.php को लोड करेगा। कहाँ से? इस फोल्डर से। fpdf करके फोल्डर रहेगा, वहां पे एक फाइल रहेगा जिसका नाम रहेगा fpdf.php। ये जो फाइल है, ये अगर नहीं होगा तो पीडीएफ बनेगा ही नहीं। ये जो फाइल है वो अगर नहीं होगा तो पीडीएफ बनेगा ही नहीं। तो ये फाइल हमको चाहिए पीडीएफ बनाने के लिए, ये फाइल हमको चाहिए पीडीएफ बनाने के लिए। पहला जो मेथड है, मतलब पहला जो कंस्ट्रक्टर है, बेसिकली पीडीएफ बनाने के लिए हमको क्या लिखना पड़ता है? एक वेरिएबल का नाम इक्वल्स टू न्यू एफपीडीएफ। तो इससे एक पीडीएफ बन जाएगा, अगर वो पीडीएफ क्या रहेगा? ब्लैंक। वो पीडीएफ क्या रहेगा? ब्लैंक। ये जो पीडीएफ बना है, यहाँ पे पीडीएफ इक्वल्स टू न्यू पीडीएफ एफपीडीएफ लिखा, ये जो पीडीएफ बना है ये ब्लैंक रहेगा। अब एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि क्रिएट अ पीडीएफ विच इज पोर्ट्रेट, या क्रिएट अ पीडीएफ विच इज लैंडस्केप। तो लैंडस्केप के लिए एल डालना पड़ता है, पोर्ट्रेट के लिए पी डालना पड़ता है, ठीक है। ये जो क्या क्या नहीं है, नहीं श्री नहीं है, श्री गायब है। पानी किसका है पानी? क्लास के। नहीं बेटा, इनवॉइस इन पीडीएफ नहीं आएगा। ऐसा वो लोग जानते हैं कि तुम लोग को कितना आता है, तो इनवॉइस इन पीडीएफ नहीं बोलेंगे वो। सही बोला, बोलता हूं मैं। बच्चों सुनो, तो यहाँ पे डॉलर पीडीएफ इक्वल्स टू न्यू एफ पीडीएफ लिखा, उसके बाद में जब ऐड पेज कर रहे हो ना, बस बच्चों,
जब ऐड पेज कर रहे हो ना तो उसके अंदर पैरामीटर में तुम डाल सकते हो, क्या डाल सकते हो कि ये लैंडस्केप है कि पोर्ट्रेट है। अगर तुम डबल कोट्स के अंदर एल डालोगे तो लैंडस्केप में पेज बन जाएगा, अगर तुम पी डालोगे तो पोर्ट्रेट में पेज बन जाएगा, ठीक है। तो ये पेज ऐड करने का तरीका है। मतलब पीडीएफ में अगर पेज ऐड करना है तो तुम क्या लिखोगे, ऐड पेज लिखोगे। अब एग्जाम में ऐसा आ सकता है कि क्रिएट अ पीडीएफ विच हैज 3 पेजेस, तो उसके लिए क्या करोगे, 3 बार ऐड पेज कॉल करोगे, 3 बार ऐड पेज कॉल करोगे, ठीक है। फिर ये तरीका है कि तुम तुम्हारे पीडीएफ के अंदर का फॉन्ट सेट करो, फॉन्ट सेट करो। तो पीडीएफ के अंदर का फॉन्ट कैसे सेट होता है, सेट फॉन्ट करके मेथड है, सेट फॉन्ट करके मेथड है जिसको 3 पैरामीटर है। पहला पैरामीटर क्या है, फॉन्ट का नाम। दूसरा पैरामीटर क्या है कि फॉन्ट का स्टाइल। अभी यहाँ पे बी आई यू है, बी आई यू ऐसे 3 वैल्यू रहते हैं। बी का मतलब बोल्ड है, आई का मतलब इटैलिक है, यू का मतलब अंडरलाइन है। तो 3 में से कोई भी वैल्यू यहाँ पे लिख सकते हो तुम, ठीक है। एरियल ये फॉन्ट का नाम है, ये इसका फॉन्ट का साइज है, ये फॉन्ट का साइज है, ये फॉन्ट साइज है, ये फॉन्ट साइज है, ठीक है, ये फॉन्ट साइज है। इसके बाद में नेक्स्ट जो चीज है उसको बोलते हैं सेल, सेल करके। ये जो सेल फंक्शन है ना, ये बेसिकली क्या करता है, ये हमारे पीडीएफ के अंदर टेक्स्ट डालने के लिए काम आएगा। पीडीएफ के अंदर क्या डालने के लिए काम आएगा, टेक्स्ट। तो हम लोग ये टेक्स्ट कहाँ पे डाल रहे हैं, ये एक पोजीशन है, एक्स वाई एक्सेस पे पोजीशन है जहां पे हम ये टेक्स्ट डाल रहे हैं। और वो टेक्स्ट क्या डाल रहे हैं, ये वाला। इसमें और भी पैरामीटर्स है, ये जो सेल फंक्शन है ना इसमें और भी पैरामीटर्स है। वो हम पैरामीटर्स जब ही हमारा जो सुपर 25 वाला पीडीएफ है ना वो लेंगे तो मैं बताऊंगा, और भी पैरामीटर्स है उसमें, ठीक है। तो सेल से बेसिकली क्या होगा, ये जो टेक्स्ट है वो राइट हो जाएगा किसके अंदर, तुम्हारे पीडीएफ के अंदर। अब ऐसा हो सकता है कि तुम्हें बोले कि वेलकम टू वीटीवी लिखो एग्जाम में तुम्हारे पीडीएफ के पेज के अंदर, तो तुम क्या करोगे, सेल के अंदर क्या डालोगे, वेलकम टू वी। समझा क्या बच्चों, अरे तुम लोग हंस रहे हो नालायक को। डेट फंक्शन एक्सप्लेन करो ना बेटा, करता हूँ बेटा, करता हूँ, करता हूँ, पहले ये हो जाने दो फिर करता हूँ। क्लियर है क्या बच्चों। फिर उसके बाद में लास्ट जो फंक्शन है उसको आउटपुट करके बोलते हैं, ये पीडीएफ जनरेट करने के लिए काम आता है, ये पीडीएफ जनरेट करने के लिए काम आता है, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हें एग्जाम में ये फंक्शन के बारे में पूछे तो भी तुम लिख पाओ। अगर तुमको एड पेज पूछा तो भी लिख पाओ, सेट फॉन्ट पूछा तो भी लिख पाओ, सेल पूछा तो भी लिख पाओ, आउटपुट पूछा तो भी लिख पाओ, इसके बारे में भी लिख पाओ, इसलिए मैंने फंक्शन के बारे में भी बताया, ठीक है। 40 और 10 जो है वो जगह है कहाँ पे तुम्हारा ये जो कंटेंट है वो प्लेस होगा, वही है ना, एक्स वाई है ना, एक्स वाई है ना, एक्स वाई है ना 40 10। हाँ, तो ये 40 10 एक्स वाई है। एक्स एक्सेस पे किधर पे, मतलब ये समझो तुम्हारा एक्स एक्सेस है, ये तुम्हारा वाई एक्सेस है। तो 40 10 यहाँ पे होगा आसपास में, 40 10 यहाँ पे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा लिख के आ जाएगा, यहाँ पे लिख के आ जाएगा। मतलब एक जगह है जहाँ पे तुम्हारा लिख के आना चाहिए, मतलब एक प्लेस है जहाँ पे लिख के आना चाहिए। दिख नहीं रहा ना इस पे, समझो ये एक प्लेस है जहाँ पे लिख के आना चाहिए। विड्थ हाइट है क्या, वही मैं पूछ रहा हूँ ना तुमको नालायक को। 40 10 इज विड्थ हाइट, माई मिस्टेक। कभी कभी जिसको ज्यादा आता है वो भी गलती करता है। नहीं, हाँ फॉन्ट से फर्क नहीं पड़ेगा, फॉन्ट से फर्क नहीं पड़ेगा। पहले फॉन्ट लिखे तो फिर नुकसान है ना, तेरा पीडीएफ को वो फॉन्ट सेट ही नहीं होगा। बच्चों 2 मिनट दो, ये जो 40 और 10 है ना, कैसा कैसा क्लासरूम में ना कुछ इंटेलिजेंट बच्चे बैठे जिनसे मैंने पूछ लिया गलती से ये 10 और 40 क्या है, तो उन्होंने मेरे को बोला एक्स वाई, इसलिए मैंने भी बोल दिया। तो ये बेसिकली विड्थ और हाइट है, विड्थ और हाइट है, ठीक है। तो तुम्हारा टेक्स्ट का विड्थ और हाइट है, मतलब जो टेक्स्ट दिखेगा उसका विड्थ कितना रहेगा और उसका हाइट कितना रहेगा, ठीक है ना। एक सेल का मतलब एक रो का विड्थ हाइट है, एक्चुअली देखोगे तो एक रो का विड्थ हाइट है, ठीक? मतलब ये जो कंटेंट प्लेस होगा उसका विड्थ हाइट है, ठीक है। और लास्ट जो मेथड है उसको आउटपुट बोलते हैं, लास्ट जो मेथड है उसको आउटपुट बोलते हैं बच्चों। ये तरीका यूज करके तुम पीडीएफ क्रिएट कर सकते हो। तो तुम्हें पीडीएफ क्रिएट करने के लिए खाली 4 मेथड याद रखना है। पहला जो मेथड है ऐड पेज है, दूसरा जो मेथड है सेट फॉन्ट है, तीसरा जो मेथड है वो सेल करके है, चौथा जो मेथड है वो आउटपुट करके। ये चारों मेथड याद रखो, पीडीएफ क्रिएट हो जाएगा। क्लियर है क्या बच्चों, सही बोला भाई, वो विड्थ हाइट है। क्लियर है क्या, अगर क्लियर है तो चैट में पीडीएफ करके डालो, क्लियर है तो चैट में पीडीएफ करके डालो बच्चों।
क्लियर है तो चैट में पीडीएफ करके डालो बच्चों, अगर क्लियर है चैट में तो पीडीएफ करके डालो, जल्दी डालो पीडीएफ। वेरी गुड। सो अभी नेक्स्ट जो प्रोग्राम है ना, सेट टेक्स्ट कलर वाला जो मेथड है ना बेटा, वो इमेज में था। ये जो मेथड है वो इमेज का मेथड है, यहाँ का नहीं है। यहाँ पे भी है क्या सेट टेक्स्ट कलर? नहीं है ना, इमेज में था ना, इमेज में ही है, इमेज में ही है वही तो। तो नेक्स्ट जो प्रोग्राम है ना बच्चों, उसको बोलते हैं मेल फंक्शन, मतलब बेसिकली मेल का प्रोग्राम है। अभी अगर तुमको लिखा राइट अ प्रोग्राम फॉर मेल फंक्शन, या राइट अ प्रोग्राम टू सेंड अ मेल, राइट अ प्रोग्राम टू सेंड एंड रिसीव प्लेन टेक्स्ट, या राइट अ प्रोग्राम टू सेंड अ रिसीव डेटा, क्या? अच्छा, करते हैं। सेट टेक्स्ट कलर बच्चों जो मेथड है ना, वो शायद पीडीएफ में भी है। सेट टेक्स्ट कलर, कलर सेट करता है तुम्हें, आरजीबी में तुम वैल्यू डाल सकते हो, ठीक है ना, रेड ग्रीन और ब्लू का वैल्यू डाल सकते हो, और उसका वैल्यू के बेसिस पे वो कलर लेगा, ठीक है ना, ठीक है। क्लियर है क्या बच्चों? सो हम लोग सुनो सुनो, अभी हम लोग देखते हैं कि मेल का अगर मुझे प्रोग्राम लिखना है ना, मेल का अगर मुझे प्रोग्राम लिखना है तो क्या लिखना पड़ेगा। ये प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका आने का चांसेस भी बहुत ज्यादा है, इसका आने का चांसेस भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो मेल के प्रोग्राम लिखने के लिए ना कुछ चीजें जो है वो कॉमन है। मेल का, सही बोला, सही बोला पूजा। सो आ जाओ बच्चों इधर पे, अगर मुझे मेल भेजना है ना तो कुछ चीजें हैं जो मुझे चाहिए, ठीक है। मेल भेजने के लिए सबसे पहला जो चीज चाहिए हम लोग को, वो है टू। किसको मेल भेजना है, ठीक है, किसको मेल भेजना है, वो टू है। दूसरा जो है वो है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है कि क्या मेल का हेडिंग होगा, क्या मेल का टॉपिक होगा। ये तुम्हारा टेक्स्ट है, ये एक्चुअल तुम्हारा टेक्स्ट है। अब तुमको एग्जाम में ऐसा आ सकता है कि राइट अ मेल टू सेंड अ टेक्स्ट हेलो, हेलो स्टूडेंट्स करके, या जो भी टेक्स्ट रहेगा वो। तो तुम्हें मैसेज में क्या डालना है फिर, मैसेज में वो टेक्स्ट डालना है, ठीक है। तुम्हें ऐसा आ सकता है राइट अ मेल टू rajan@acunityservices.com with title as this, with message as this। तो तुम्हें कहाँ पे लिखना है, जो मेल आईडी है वो यहाँ पे लिखना है, सब्जेक्ट यहाँ पे लिखना है, मैसेज यहाँ पे लिखना है। उसमें ऐसा भी आ सकता है सीसी में इस बंदे को रखो। तो फिर क्या करोगे, हेडर के अंदर क्या लिखोगे, फ्रॉम, यहाँ पे फ्रॉम तो लिखा है, इसके बाद में तुम सेमी कोलन देके सीसी लिख करके, कोलन लिख करके उसका वैल्यू दे सकते हो, ठीक है। बीसीसी भी डाल सकते हो, उसके बाद में वापस से सेमी कोलन देना है, फिर क्या लिखोगे, बीसीसी कोलन और उसका वैल्यू, ठीक है। तो मल्टीपल वैल्यूज ऐसे तुम डाल सकते हो, किसके अंदर, हेडर के अंदर, हेडर के अंदर, ठीक है। तो ये जो हेडर है ये मल्टीपल वैल्यू पास करने के लिए काम आएगा, ठीक है। उसमें क्या क्या पास कर सकते हैं हम, फ्रॉम, सीसी, बीसीसी, ये सब पास कर सकते हैं, ठीक है। तो चार पैरामीटर्स मेल के फंक्शन को रहता है। पहला जो है वो टू है, दूसरा जो है वो मैसेज है, तीसरा जो है वो हेडर, तीसरा जो है वो सब्जेक्ट है, और चौथा जो है वो हेडर है, ठीक है। ये जो मेल फंक्शन है, जो मेल फंक्शन है उसको ये चार पैरामीटर डाल दो, टू, सब्जेक्ट, मैसेज और हेडर। अभी देखो इसको इफ के अंदर लिखा, इसको इफ के अंदर लिखा, मतलब क्या, अगर ये सक्सेसफुल हुआ तो नीचे का मैसेज प्रिंट करेगा, अगर ये सक्सेसफुल हुआ तो नीचे का मैसेज प्रिंट करेगा। क्या प्रिंट करेगा, इको मेल सेंड सक्सेसफुली करके, नहीं तो क्या प्रिंट करेगा, ईमेल सेंडिंग फेल करके, ईमेल सेंडिंग फेल करके। अब मेल सेंड करने के लिए बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशन करने पड़ते हैं, वो हम लोग देखेंगे, क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है वो हम देखेंगे। ऐसा भी आता है एग्जाम में, एक्सप्लेन दी कॉन्फ़िगरेशन फॉर मेल एंड सेंड दी मेल, 6 मार्क्स के लिए आ सकता है। एक्सप्लेन दी डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन फॉर मेल एंड सेंड दी मेल, ऐसा एग्जाम में आ सकता है।
सर रिट्राइव डेटाबेस का प्रोग्राम लीजिए। लेता हूं बेटा, लेता हूं, एक एक करके लेता हूं बेटा। हाँ ठीक है, ऑप्शनल है। क्लियर है क्या बच्चों? क्लियर है क्या? अगर क्लियर है तो चैट में मेल करके डालिए, मेल करके डालिए। अभी मेल वाले प्रोग्राम में देखो ये एकदम इजी है, इससे ज्यादा इजी कुछ नहीं हो सकता। मेल वाले प्रोग्राम में हमें 4 पैरामीटर्स चाहिए, टू चाहिए, टू चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, मैसेज चाहिए और हेडर्स चाहिए। ठीक है, हेडर के अंदर तुम्हारा फ्रॉम रह सकता है, सीसी रह सकता है, बीसीसी रहता है सकता है। और ये जो बाकी वैल्यूज है, वो जो बाकी वैल्यूज है, मतलब फ्रॉम लिख लिया, बाकी के जो वैल्यूज है उसको सेमीकोलन लिख करके आगे तुम डाल सकते हो। सेमीकोलन लिख करके आगे डाल सकते हो। यहाँ पे सेमीकोलन लिख करके डाल सकते हो या क्या डाल सकते हो, मैं भेजता हूँ ग्रुप में एक बार कंफर्म करके, क्योंकि वो सेपरेटर है। तो क्या सेपरेटर है वो भेजता हूँ, क्या सेपरेटर है दोनों के बीच में भेजता हूँ। डायरेक्टली भी लिख सकते हो, मैसेज के अंदर डायरेक्टली भी लिख सकते हो, मगर फिर उससे क्या हो जाएगा, अगर 4 मार्क्स का प्रोग्राम है तो तुमको 2 ही मिलेगा या 3 ही मिलेगा। ठीक है, क्योंकि तुमने एक लाइन लिखा है, उसको थोड़ा दिखना चाहिए ना तुमने कुछ लिखा है, इसलिए ऐसा लिखो। अगर 4 मार्क्स 6 मार्क्स के लिए आया तो ये भी लिख दो कि मेल फंक्शन करता क्या है। मेल फंक्शन मेल सेंड करने का काम करता है, वो 4 पैरामीटर लेता है, ये भी लिख दो। तुम मार्क्स काटने का स्कोप ही मत रखो अगर तुम्हें 65 अबोव चाहिए तो, मगर ये सब कब लिखने का, पूरा पेपर होने के बाद मार्क करके रखने का। जहां पे छोटा आंसर लिखा है उसको स्टार मार्क करके रखने का। कब लिखने का उसका आंसर बड़ा, पूरा पेपर कंप्लीट होने के बाद में। जितना चाहिए उतना लिखो, पर पूरा पेपर होने के बाद में ही करना है। क्लियर है क्या बच्चों? क्लियर है क्या? क्लियर है सबको? ठीक, नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बेसिकली कनेक्शन। डेटाबेस का टॉपिक है कि डेटाबेस में डेटा अगर डालना है, बेटा टाइम इनफ होगा कि नहीं वो तो तेरे स्पीड के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, 3 घंटे का पेपर को 6 घंटे में भी तुम लिख सकते हो, तुम्हारे ऊपर है बेटा, टाइम इनफ होगा कि नहीं। तुमको 6 घंटा दिया तो भी तुम 3 घंटे का ही पेपर लिखोगे। ठीक है ना? सो टाइम इनफ है कि नहीं वो आप लोगों के ऊपर है। आप लोगों का स्पीड अच्छा है तो टाइम इनफ है, नहीं है तो नहीं है इनफ। सो नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। मतलब मैं तुम लोग को अगर सिंपल एग्जांपल बोलूं ना, हमारा दिमाग जो है ना बाउंडेड है। बाउंडेड कैसे बाउंडेड है पता है क्या? अगर मैं किसी मेरे स्टाफ को बोलता हूँ ना कि ये काम 3 दिन में करो, तो वो 1 दिन में नहीं करता, वो 3 दिन में ही करता है, भले वो काम 10 मिनट का हो। ठीक है, वैसे तुम्हारा दिमाग है, तुम्हें 3 घंटे का पेपर बोला है तो तुम 3 घंटे तक स्ट्रेच करके लेके जाते हो उसको। अगर वही 6 घंटे का बोला रहता तो तुम वैसे लिखते कि 6 घंटे में खत्म हो। ठीक है, अपना दिमाग वैसे ही काम करता है। ठीक है ना? तो पहली बात तो तुम्हारे दिमाग को समझाओ कि पेपर 2.5 घंटे का ही है, और वैसा लिखना चालू करो, अपने आप तुम्हारा 2.5 घंटे में होगा। और उसके लिए स्पीड भी बढ़ाना पड़ेगा। एक्चुअली अपना दिमाग वैसे काम करता है बच्चों। हम अगर तुम बोलोगे कि 3 घंटे का पेपर है, दिमाग को समझाया था सर 1 घंटे में कंप्लीट करना है, हुआ नहीं। तो फिर तुम गलत हो। पर एक्चुअली ये मेंटालिटी है, मतलब इसलिए बॉस जो रहते हैं ना या जो मैनेजर्स जो रहते हैं ना वो बोलते हैं अभी चाहिए, अभी चाहिए। वो ये नहीं बोलते कि कल दे, परसों दे, क्योंकि कल परसों फिर होता ही नहीं है, वो अभी चाहिए बोलते। सो नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है प्रोग्राम फॉर एसक्यूएल ऑपरेशंस। नेक्स्ट टॉपिक है प्रोग्राम फॉर एसक्यूएल ऑपरेशंस। अभी अगर हमें डेटाबेस में डेटा डालना है या डेटाबेस से डेटा निकालना है या डेटाबेस से डेटा रिट्राइव करना है, तो इसके लिए ना कुछ चीजें हैं जो हमें चाहिए ही चाहिए। इसके लिए कुछ चीजें हैं जो हमें चाहिए ही चाहिए। क्या चीजें हैं जो हमें चाहिए ही चाहिए अगर डेटाबेस में डेटा डालना है, डेटाबेस से डेटा रिट्राइव करना है, या डेटाबेस में कुछ अपडेट करना है, डिलीट करना है, कुछ भी करना है, तो क्या चीजें हैं जो हमें चाहिए ही चाहिए? हमें डेटाबेस का डिटेल्स चाहिए, डेटाबेस का सर्वर का नाम चाहिए, यूजर का आईडी चाहिए, पासवर्ड चाहिए। ठीक है, और डेटाबेस का नाम भी चाहिए। ठीक है, क्योंकि डेटाबेस का नाम नहीं रहेगा तब तक मैं टेबल तक ही नहीं पहुंच पाऊंगा। ठीक है, तो अगर मुझे डेटाबेस के टेबल में कुछ काम करना है तो मुझे क्या क्या चाहिए? मुझे सर्वर का नाम चाहिए, यूजर आईडी चाहिए, पासवर्ड चाहिए और डेटाबेस का नाम चाहिए। मुझे मुझे डेटाबेस क्रिएट करना है तो मुझे क्या चाहिए? सर्वर का नाम, यूजर आईडी और पासवर्ड। तो मुझे डेटाबेस का नाम नहीं चाहिए। तो हम लोग देखते हैं कि पीएचपी के सिंपलेस्ट प्रोग्राम में क्या क्या चीजें तुम्हें लिखना पड़ेगा अगर वो डेटाबेस के ऊपर है तो ये जो लाइन लिखा हुआ है ना, ये तुम
रट्टा मारो, समझ के लो, कैसे भी कुछ भी करो, मगर ये लाइन तुम्हें आना ही चाहिए अगर तुम्हें इसके आगे का प्रोग्राम करना है तो। ये लाइन हर प्रोग्राम में कॉमन है, हर प्रोग्राम में कॉमन है, 100% ये पूरे के पूरे लाइन कॉमन है, ठीक है। तुम्हें क्या चाहिए? सबसे पहले सर्वर का नाम चाहिए, तो तुमने लिख लिया लोकल होस्ट। फिर क्या चाहिए? यूजर नेम, तो तुमने लिख लिया रूट। फिर क्या चाहिए? पासवर्ड, तो तुमने लिख दिया ब्लैंक। फिर क्या चाहिए? डेटाबेस, तुमने लिख लिया स्टूडेंट करके। अब ये डेटा है जिसको यूज करके तुम डेटाबेस को कनेक्ट करोगे। वहां डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए मेथड है, मेथड है, तरीका है, ठीक है। क्या तरीका है? जैसे तुमको पता है कि तुम्हें अगर कहीं डेट पे जाना है तो तुम क्या करोगे? अच्छा कपड़ा पहनोगे, जूता पहनोगे, मोजा पहनोगे, मतलब जो भी है अच्छे से जाओगे। फिर जाके कनेक्ट होगा या नहीं होगा वो देखा जाएगा, ठीक है ना। तुम लोग बहुत जल्दी ये हो जाते हो, क्या बोलते हैं, फैल जाते हो ख्यालों में डायरेक्ट ढूंढने लगता है, हाँ इसके साथ जाएंगे तो यहाँ पे डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए जो मेथड है उसको बोलते हैं न्यू माई एसक्यूएल आई करके। यहाँ पे जो ये बेसिकली कंस्ट्रक्टर है जिसके अंदर ये माई एसक्यूएल आई अंडरस्कोर कनेक्ट ही है, सही बोल रही है। नहीं, माई एसक्यूएल आई अंडरस्कोर बोलता हूँ। नहीं नहीं, न्यू माई एसक्यूएल आई भी है। हमने जो किया था ये वाला तरीका नहीं किया था। हमने जो किया था वो डेटाबेस में ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे है। हमने कौन सा किया था? ये किया था क्या? माई एसक्यूएल आई अंडरस्कोर कनेक्ट था क्या? न्यू था क्या? नहीं ना, वही तो बोल रहा हूँ ना। ये जो वे है ना बच्चों, मैं बोलता हूँ हमने जो किया था और ये जो वे है वो मैं बोलता हूँ, ये बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे है। ये कौन सा वे है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ठीक है। हमने जो किया था वो प्रोसीजरल वे था, ठीक है ना। प्रोसीजरल वे था। प्रोसीजरल वे में क्या होता है? यहाँ पे फंक्शन था। फंक्शन का नाम क्या है? माई एसक्यूएल आई अंडरस्कोर कनेक्ट करके। मैं दोनों लिखता हूँ मैं यहाँ पे, इसको कट करके वो भी तरीका क्या है वो भी लिखता हूँ। अच्छा एक ही बताओ क्या? तीन वे है, पता है बेटा, तीन वे है। एक को बोलते हैं प्रोसीजरल, एक को बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, एक को बोलते हैं पीडीओ, ठीक है ना। तीन वे है डेटाबेस को कनेक्ट करने का। पहला जो है वो प्रोसीजरल है, दूसरा जो है वो दूसरा जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, तीसरा जो है वो पीडीओ है, ठीक है। माई एसक्यूएल अंडरस्कोर आई भी यूज कर सकते हैं ना, कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं। ये वाला जो तरीका है ना वो बता देता हूँ। माई एसक्यूएल वाला भी तरीका बताता हूँ, ठीक है ना। तो अभी अगर मैंने ये पूरा डेटा ले लिया, ये पूरा डेटा ले लिया, अब मुझे डेटाबेस को कनेक्ट करना है, अब मुझे डेटाबेस को कनेक्ट करना है, तो मैं क्या यूज करूंगा? डॉलर कॉन इक्वल्स टू न्यू माई एसक्यूएल आई। उसके अंदर मैंने क्या डाला? ये चारों पैरामीटर्स डाले, ये चारों पैरामीटर्स डाला, ठीक है। ये चारों पैरामीटर्स डालने की वजह से डेटाबेस कनेक्ट हो जाएगा हमारा। अगर ये चारों पैरामीटर राइट होगा तो, अगर राइट होगा तो डेटाबेस कनेक्ट हो जाएगा। इसमें से कुछ भी अगर रॉन्ग है तो डेटाबेस कनेक्ट नहीं होगा। क्या आएगा उसके केस में? ये एरर आएगा। क्या आएगा? कनेक्ट अंडरस्कोर एरर में वैल्यू आएगा। कनेक्ट टेंस टू एरर में वैल्यू आएगा। क्या वैल्यू आएगा? जो एरर आया उसका वैल्यू आएगा। कनेक्ट टेंस टू, इसको, ये जो तरीका है ना इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे। ये जो तरीका है इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ओरिएंटेड डीबी कनेक्शन का वे, डीबी कनेक्शन का वे, ठीक है ना। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, ठीक है। हम लोग ने जो किया था वो प्रोसीजरल वे था, वो प्रोसीजरल वे था, ठीक है। तो यहाँ पे ये करने के बाद न्यू माई एसक्यूएल आई करने के बाद में ये डेटाबेस को कनेक्ट करेगा। अगर कनेक्शन नहीं हुआ और एरर आया तो क्या लिख करके आएगा? यहाँ पे अंदर देखोगे तो डाई मेथड यूज किया है। डाई मेथड का मतलब क्या रहता है पता है क्या? प्रिंट कर और प्रोग्राम को बंद कर, प्रिंट कर और प्रोग्राम को बंद कर, ठीक है। तो ये क्या प्रिंट करेगा? कनेक्शन फेल्ड, और उसके आगे कनेक्शन का जो भी एरर है वो प्रिंट करेगा, ठीक है। कनेक्शन फेल्ड और उसके आगे जो भी कनेक्शन का एरर है वो प्रिंट करेगा। और यहाँ पे फिर क्या लिखा है? अगर ये नहीं हुआ, अगर ये एरर नहीं आया तो क्या प्रिंट करेगा वो? कनेक्टेड सक्सेसफुली करके। क्या प्रिंट करेगा? कनेक्टेड सक्सेसफुली करके। देखो अगर तुमको एग्जाम में आया कि इंसर्ट अ डेटा इनटू डेटाबेस या रिट्राइव अ डेटा फ्रॉम अ डेटाबेस, या तुमको आया कि अपडेट अ डेटा टू द डेटाबेस, इसमें फॉर्म कहीं नहीं लिखना है, फॉर्म लिखना ही नहीं है। क्यों लिखना है फॉर्म? अगर स्पेसिफिकली बोला है क्रिएट अ फॉर्म, टेक अ डेटा एंड इंसर्ट, तो ही लिखना है। ऐसा बोलेंगे ही नहीं तुमको, ऐसा बोलेंगे ही नहीं तुमको, ठीक है ना। तो ज्यादा दिमाग
मत लगाओ, ठीक है ना। बहुत कम चांस है कि फॉर्म बना के डेटा डालने का बोलेंगे, बहुत कम चांस है, फिर भी अपन कर लेंगे 25 साल पहले। तो हम लोग, ये क्लियर है क्या बच्चों, डेटाबेस कनेक्टिविटी क्लियर है क्या, कैसे डेटाबेस को कनेक्ट करते हैं वो क्लियर है क्या? बताता हूं मैं, वो कुछ ऐसा अलग नहीं है, बताता हूं मैं। ये क्लियर है क्या बच्चों, जो बताया वो क्लियर है क्या, डेटाबेस में डेटा कैसे, डेटाबेस का कनेक्टिविटी कैसे करते हैं? क्लियर है तो चैट में कनेक्ट करके डालो, क्लियर है तो चैट में कनेक्ट करके डालो। चलेगा ना, 100% चलेगा। मैं इसके अंदर भी वही वाला तरीका डाल देता हूँ और देता हूँ। नहीं नहीं, तो अभी इसके पहले वाला जो और इंसर्ट के बाद वाला जो प्रोग्राम्स है ना, वो हम लोग नेक्स्ट तरीके से, दूसरे तरीके से लाइव में लेंगे, तभी तुम लोग देख लेना, ठीक है ना बच्चों। कनेक्शन का मैंने बताया, इंसर्ट अपडेट डिलीट का हम लोग लाइव में लेंगे, तभी देख लेना, ठीक है ना। अभी ये कुछ मेथड्स है जो इंट्रोस्पेक्शन के हैं, क्योंकि ये जो वे है ना, ये जो वे मतलब हम लोग ने एक वे में किया है, वो सबको याद रहेगा जो पेड के स्टूडेंट्स है उनको, तो वही वाला वे मैं लाइव में बताऊंगा, वो इजी भी है, ठीक है। सर क्वेरी में इफ नॉट एग्जिस्ट करके करने का जरूरत है क्या? नहीं, नहीं करने का जरूरत है, नहीं करने का जरूरत है बेटा। सो इंट्रोस्पेक्शन क्या रहता है पता क्या, अभी इसके ऊपर थियरी भी आता है और प्रोग्राम भी आता है। इंट्रोस्पेक्शन एक तरीका है जिससे तुम ऑब्जेक्ट के बारे में बहुत सारा इंफॉर्मेशन पता कर सकते हो। तो ये इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए कुछ मेथड्स है, प्री डिफाइंड मेथड्स है। तो वो मेथड क्या क्या है यहाँ पे लिखा हुआ है, कौन से मेथड है वहां उसके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है। एक जो मेथड है उसका नाम है गेट क्लास करके, तो देखो यहाँ पे ये एक प्रोग्राम किया हुआ है, क्लास स्टूडेंट करके लिखा, उसके अंदर नेम करके बनाया, फिर डिस्प्ले फंक्शन बनाया जहां पे नेम को प्रिंट किया। तो इतना सब नहीं भी लिखते तो भी चलता था, एक क्लास बना लो, एक 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 फंक्शन बना लो, हेलो लिख दो तो भी चलता था। यहाँ पे उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, ओबीजे। अब इंट्रोस्पेक्शन में क्या तुम कर सकते हो पता क्या, गेट क्लास में तुमने ओबीजे डाला तो क्या मिलेगा, स्टूडेंट, क्या मिलेगा तुम्हें, स्टूडेंट। फिर तुमने क्या लिखा, गेट क्लास मेथड और ओबीजे डाला तो क्या मिलेगा तुमको, क्या मिलेगा तुमको, डिस्प्ले। तो ये इंट्रोस्पेक्शन का फंक्शन है जो डायरेक्टली प्रिंट में लिखना है, एक क्लास बनाओ छोटा सा, उसके अंदर एक फंक्शन लिखो छोटा सा, और ये वाले जो मेथड है वो ट्राई करके देखो। फिर तुमने लिखा गेट अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट अंडरस्कोर वेयर्स करके, तो क्या मिलेगा, वेरिएबल्स। कौन से वेरिएबल्स मिलेंगे तुमको, ये दोनों, नेम और ईमेल करके। अभी इसमें एक और मेथड है क्लास एग्जिस्ट करके, क्लास एग्जिस्ट करके वो क्या बताता है, वो क्लास एग्जिस्ट करता है कि नहीं, अगर एग्जिस्ट करता रहेगा तो क्या देगा, ट्रू, नहीं तो क्या देगा, फॉल्स। तो प्रिंटर लिखो और उसके अंदर क्या लिखोगे, ब्रैकेट में स्टूडेंट करके, तो वो ट्रू कब देगा, अगर एग्जिस्ट करता है तो। और एक मेथड है जिसका नाम है ई सब क्लास ऑफ, वो भी है ना, ई सब क्लास ऑफ, वो बताता है कि कोई मेथड को सब क्लास, जो क्लास है वो सब क्लास है क्या, अगर होगा तो ट्रू देगा, नहीं होगा तो फॉल्स देगा, अगर वो सब क्लास नहीं है तो फॉल्स देगा। तो टोटल 6 मेथड्स है, टोटल 6 मेथड्स है। पहला मेथड है गेट क्लास करके, दूसरा मेथड है गेट क्लास मेथड करके, तीसरा मेथड है गेट ऑब्जेक्ट वेयर्स करके, चौथा मेथड जो है वो क्लास एग्जिस्ट करके है, पांचवा मेथड है ई सब क्लास ऑफ करके। क्लियर है क्या बच्चों? थिअरी मध्ये प्रोग्राम लिहिला तर चालेल का? नाही चालेल ना बेटा, कसं चालणार, नाही चालणार, लिहू नको, असं असं कश मतलब ऐसा करना ही क्यों है? ऐसी ट्राई करके देखते हैं मार्क्स देते कि नहीं। तू पार्टी करते आज। जो बंदा है वो सोचता रहेगा थियरी लिखेगा ये, मगर मैं प्रोग्राम लिख के आया। क्लास एग्जिस्ट नहीं करते तो एग्जीक्यूट ही नहीं होता। नहीं नहीं, क्लास एग्जिस्ट नहीं करता तो एग्जीक्यूट नहीं होता, सही बोल रहा है बेटा। मगर ये वे है, ये पता करने का, ऐसा जरूरी नहीं है तेरे प्रोग्राम में एक ही क्लास हो, 4 क्लास हो सकता है ना। तो किसी क्लास को चेक करने के लिए ये तरीका है कि क्लास एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। एक ही क्लास होगा जरूरी नहीं ना, ये तू किसी भी क्लास के ऊपर कर सकता है प्रोग्राम। नेक्स्ट जो टॉपिक है ना उसको, अभी ये टॉपिक एकदम इजी है, ये टॉपिक लेता हूं और फिर तुमको छोड़ता हूं चाहिए तो। ये टॉपिक एकदम इजी है, मेथड ओवरराइडिंग बोलते हैं इसको। ओवरराइडिंग का मतलब क्या रहता है, तो इसका मैंने एग्जांपल बच्चों को दिया है बहुत बार कि
ओवरराइडिंग मतलब क्या रहता है पता है बच्चों? ओवरराइडिंग मतलब पहले से जो चलता आ रहा है उसको ना करके तुम अपने तरीके से कुछ चीजों को करो, इसको ओवरराइडिंग बोलते हैं। मतलब तुमने तुमने तुम्हारे संस्कार अपने डैडी मम्मी डैडी से लिए, तो तुमने इनहेरिट किया, ठीक है, संस्कार इनहेरिट कर लिया, ठीक है। और तुमने क्या किया? तुमने बोला शादी जो है ना मैं मेरे हिसाब से करूंगा, ठीक है ना। संस्कार तो ठीक था, संस्कार तक ही आप अपना दो, शादी मेरे को मेरे हिसाब से करने का है, डिस्टेंस क्या बोलते हैं उसको, डेस्टिनेशन वेडिंग, सॉरी, डेस्टिनेशन वेडिंग करूंगा मैं वेडिंग में। तो ये जो डेस्टिनेशन वेडिंग है, मतलब वेडिंग एक फंक्शन है, वेडिंग एक फंक्शन है। ये जो फंक्शन था वो पहले भी होता था, ये जो फंक्शन है वो अभी भी होता है, मगर इस फंक्शन का बॉडी तुमने तुम्हारे हिसाब से चेंज कर दिया, तुमने तुम्हारे हिसाब से चेंज कर दिया, तुमने उसके अंदर अपना अपना तरीका डाल दिया, ठीक है ना। इसको बोलते हैं ओवर राइडिंग, इसको बोलते हैं ओवर राइडिंग। इसका और सिंपल एग्जांपल अगर मैं बोलूं तो आईफोन 14 करके है, उसके अंदर अगर समझो किसी चीज में प्रॉब्लम है, समझो कैमरा में प्रॉब्लम है, तो कैमरा करके एक मेथड होगा, तो वो जो कैमरा मेथड है वो ठीक कब होगा? आईफोन 15 में ठीक होगा। तो आईफोन 15 आईफोन 14 को इनहेरिट कर रहा है, तो कैमरा मेथड अपने आप आ गया 14 का। मगर मैंने क्या किया? वो कैमरा मेथड यूज नहीं किया, मैंने नया कैमरा मेथड का बॉडी लिखा, कैमरा मेथड का नया बॉडी लिखा, तो मैंने ओवरराइड कर दिया। मैंने क्या कर दिया? ओवरराइड। इससे फायदा क्या होता है? जिसका ऑब्जेक्ट बनेगा उसका मेथड कॉल होगा। मतलब समझो तुम्हारा शादी हुआ तो डेस्टिनेशन वेडिंग जो है ना उसके जैसा होगा, और तुम्हारे पापा का वापस से तुम लोग ने शादी रखा तो वो कैसा होगा? पुराने तरीके से। मतलब वापस से रखा मतलब एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया बच्चों, 50 साल वाला। क्या तुम लोग खतरनाक बच्चे। पापा शादी नहीं कर रहे बेटा। कोई बात नहीं बेटा, अगर तुमको डिस्टर्ब हो रहा है नेम और नंबर जो आ रहा है तो डिस्टर्ब होने दो, ऐसे ही रहेगा बेटा, कुछ कर नहीं सकते, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। आता वैसा अगर उसको थोड़ा ट्रांसपेरेंट कर देंगे ना तो हमारे सुपर 25 तो लोग चुरा ही रहे, हमारे सुपर 25 लोग चुरा रहे हैं, हमारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो चुरा रहे हैं, फिर हमारे वीडियो भी चुराएंगे, बोलेंगे ये राजन सर हमारा सर है। तो तो ऐसा बहुत सारी चीजें हैं जो लोग कर रहे हैं, इसके लिए ये सब रहता है कि लोग चोरी ना करें। सुनो बच्चों, ये एग्जाम्पल देखते हैं, ये एग्जाम्पल देखते हैं। ऑनलाइन जो बच्चे बैठे हैं उनको जोक नहीं समझ में आ रहा है क्या? तुम स्माइली भी नहीं डालते हो यार, मेरे को बुरा लग गया। कमाल ही हूँ यार मैं। सुनो, ओवरराइडिंग का मतलब क्या रहता है पता है क्या बच्चों? देखो यहाँ पे एक क्लास लिखा हुआ है जिसका नाम है पर्सन, एक क्लास लिखा हुआ है जिसका नाम है पर्सन, उसके अंदर एक मेथड लिखा हुआ है जिसका नाम है ग्रीट। ये जो ग्रीट करके फंक्शन है उसके अंदर लिखा हुआ है हेलो फ्रॉम पर्सन करके, ठीक है। ये जो क्लास है पर्सन नाम का, उसको किसने इनहेरिट किया? उसको स्टूडेंट ने इनहेरिट किया, स्टूडेंट ने इनहेरिट किया, तो स्टूडेंट के अंदर कौन सा मेथड आ गया? ग्रीट मेथड आ गया अपने आप। मगर मैंने वापस लिखा ग्रीट मेथड को, कहाँ पे? पर्सन में। मगर यहाँ पे क्या लिखा मैंने? मैंने बॉडी में चेंज किया, इसको बोलते हैं ओवर राइडिंग, इसको बोलते हैं ओवर राइडिंग। अब मैं ऑब्जेक्ट अगर स्टूडेंट का बनाऊंगा और ग्रीट मेथड को कॉल करूंगा तो ये कॉल होगा। अगर मैं ऑब्जेक्ट पर्सन का बनाऊंगा और ग्रीट मेथड को कॉल करूंगा तो ये कॉल होगा। तो देखो यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, किसका बनाया? पर्सन का, पी नाम का, और ग्रीट मेथड को कॉल किया तो क्या कॉल होगा? हेलो फ्रॉम पर्सन। फिर मैंने ऑब्जेक्ट किसका बनाया? स्टूडेंट का, और ग्रीट मेथड को कॉल किया तो क्या कॉल होगा? हेलो फ्रॉम स्टूडेंट कॉल होगा। तो समझ गया? जोक समझ में आ रहा है? सही है, सही है। वेरी गुड, वेरी गुड। सो सो मल्टी लेवल देखते क्या रहता है? मल्टी लेवल देखते क्या रहता है? मल्टी लेवल इनहेरिटेंस एकदम इजी है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस इजी है। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में बच्चों क्या रहता है पता क्या? इसका सिंपल अगर एग्जांपल देखेंगे, आईफोन 14 15 16। आईफोन 14 को कौन इनहेरिट कर रहा है? आईफोन 15 कर रहा है। 15 को कौन इनहेरिट कर रहा है? 16 कर रहा है। तो 14 का फीचर 15 में आ जाएगा, 15 का फीचर 16 में आ जाएगा, 16 का फीचर 17 में आ जाएगा, और 17 वाले में थोड़ा सा फीचर आ जाएगा। ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है मल्टी लेवल का, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का। तो यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया हुआ है, सुनो ना बच्चों, बस
यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया हुआ है जिसका नाम लिखा हुआ है क्लास लिविंग बीइंग, उसके अंदर एक मेथड लिखा हुआ है ब्रीथ नाम का, ठीक है ना। तो हर एक लिविंग बीइंग क्या कर सकता है, ब्रीथ कर सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ब्रीथ करके, ब्रीथिंग करके, एक ब्रीथ करके फंक्शन लिखा है जिसके अंदर इको में ब्रीथिंग लिखा हुआ है। अभी ये जो लिविंग बीइंग करके क्लास है उसको किसने इनहेरिट किया, उसको एनिमल ने इनहेरिट किया। तो एनिमल किसको इनहेरिट कर रहा है, लिविंग बीइंग को इनहेरिट कर रहा है। तो जो एनिमल है वो ब्रीथिंग के अलावा क्या करेगा, वो कुछ तो साउंड निकालेगा। एनिमल मेक्स साउंड, या वो खाएगा या कुछ भी करेगा। तो एनिमल मतलब यहाँ पे साउंड करके मेथड लिखा, इसको बॉडी लिखा। फिर एनिमल को किसने एक्सटेंड किया, एनिमल को किसने एक्सटेंड किया, डॉग ने एक्सटेंड किया। एनिमल को किसने एक्सटेंड किया, डॉग ने। अब डॉग क्या करता है, साउंड तो करता ही है वो, पर वो कैसे टाइप का साउंड करता है, बार्क करके। तो बार्क करके एक मेथड लिखा यहाँ पे, उसके अंदर लिखा इको डॉग बार्क्स करके। अब अगर मैं डॉग का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो मैं कौन से मेथड को कॉल कर पाऊंगा, मैं तीनों मेथड को कॉल कर पाऊंगा। मैं बार्क को भी कॉल कर पाऊंगा, मैं साउंड को भी कॉल कर पाऊंगा, और ब्रीथिंग को भी कॉल कर पाऊंगा। और डॉग के अंदर ये तीनों फंक्शनैलिटी आ जाएंगे, ठीक है। अगर मैं किसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, एनिमल का, तो कौन सा मेथड कॉल कर पाऊंगा, मैं साउंड मेथड को कॉल कर पाऊंगा और ब्रीथ मेथड को कॉल कर पाऊंगा। क्लियर है क्या बच्चों? ये ओवरराइडिंग का एग्जांपल है, ओवरराइडिंग का नहीं, ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का एग्जांपल है। मल्टी लेवल के बदले तुम्हें मल्टीपल पूछा तो क्या करोगे, मल्टी लेवल के बदले तुमको हायरार्किकल पूछा तो क्या करोगे, यहाँ पे चेंज क्या करोगे, डॉग किसको एक्सटेंड करेगा, एनिमल को नहीं, किसको करेगा, वो ह्यूमन बीइंग को करेगा। बस इतना चेंज आएगा, बाकी सब सेम रहेगा। पर डॉग का ऑब्जेक्ट बना के तुम क्या नहीं कॉल कर पाओगे, ये साउंड मेथड को कॉल नहीं कर पाओगे। बाकी सिमिलर है, बाकी सिमिलर है। सही है बेटा, सही है। समझ में आया क्या, मल्टी लेवल समझ में आया क्या? समझ में आया तो प्लीज चैट में एम करके डालो, प्लीज चैट में एम करके डालो। अगर समझा तो चैट में जल्दी से एम डालो। एक दो टॉपिक और है मेरे को लगता है, वो भी कवर कर लेते हैं अपन। अच्छा, दो ही टॉपिक है, कवर कर लेते हैं, उसके बाद ही छोड़ता हूँ। दो टॉपिक और है, वो भी कवर कर लेता हूँ, उसके बाद ही छोड़ता हूँ। एम जल्दी से डालो बच्चों, जल्दी से एम डालो। जो तुम्हारा डेटाबेस का कोड है ना, उसमें 5 कोड है, तो वो मैं लाइव में लूंगा, अभी तुम देख लेना, ठीक है ना। मल्टीपल में क्या करोगे, मल्टीपल में क्या करोगे, कुछ नहीं चेंजेस रहेगा। मल्टीपल में क्या चेंजेस रहेगा, यहाँ पे 2 क्लास लिख लो तुमने, लिविंग बीइंग करके लिखा हुआ है ना। लिविंग बीइंग के बाद में यहाँ पे जो एनिमल है, एनिमल है, उसको उसको लिविंग बीइंग से एक्सटेंड मत करवाओ। दूसरा एक क्लास लिखो एनिमल नाम का, जिसके अंदर मेथड रहेगा साउंड नाम का। यहाँ पे क्या लिखोगे, क्लास डॉग एक्सटेंड एनिमल कॉमा ह्यूमन बीइंग, क्लास डॉग एक्सटेंड एनिमल कॉमा ह्यूमन बीइंग। तो ये क्या बन जाएगा, मल्टीपल बन जाएगा। क्या बन जाएगा ये, मल्टीपल। क्लियर है क्या बच्चों, क्लियर है क्या यश? नेक्स्ट जो टॉपिक है ना, उसको बोलते हैं सीरियलाइज एंड अनसीरियलाइज। नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको बोलते हैं सीरियलाइज एंड अनसीरियलाइज। पीएचपी में सपोर्ट है कि नहीं है पता नहीं, बोलता हूं मैं कंफर्म करके, रुको गूगल करता हूं। जावा में तो नहीं है, वैसे नहीं होना चाहिए पीएचपी में भी। क्या बोल रहा है, तो इंटरफेस के थ्रू होगा ना, डायरेक्ट नहीं है ना, क्लास के थ्रू नहीं है बच्चों। जैसे जावा में होता है वैसे ही होगा, तो तुम्हें 2 इंटरफेस लिखना पड़ेगा और इंटरफेस के थ्रू करना पड़ेगा। ट्रेट यूज करना है क्या, क्या है ट्रेट, क्या है बेटा, मेरे को पता नहीं। अपने टॉपिक पे आते हैं, तुम लोग मेरे को डाइवर्ट कर देते हो। सो नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको बोलते हैं सीरियलाइज एंड अनसीरियलाइज। नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको बोलते हैं सीरियलाइज एंड अनसीरियलाइज। सीरियलाइज का मतलब क्या रहता है बताएगा, मतलब पहली बात तो सीरियलाइज चाहिए क्यों, सीरियलाइज इसलिए चाहिए क्योंकि तुम्हारा जो डेटा है ना वो उसी फॉर्मेट में बफर में नहीं जा सकता, उसी फॉर्मेट में फाइल में नहीं जा सकता, उसी फॉर्मेट में तुम्हारे नेटवर्क पे नहीं जा सकता। तो ये जो डेटा है, अगर मुझे फाइल में डालना है, नेटवर्क पे भेजना है या बफर में डालना है, तो इसको मुझे क्या करना पड़ता है, सीरियलाइज करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, सीरियलाइज। ये जो डेटा जो फाइल में है, नेटवर्क में है या बफर में है, वो
एज इट इज दिख नहीं सकता, अगर मैं देखूंगा तो मुझे समझ में नहीं आएगा। तो समझने के लिए वापस मुझे क्या करना पड़ेगा, अनसीरियलाइज। तो इसके लिए दो मेथड, एक को बोलते हैं सीरियलाइज, एक को बोलते हैं अनसीरियलाइज। तो यहाँ पे देखो एक अरे लिया हुआ है, एक अरे लिया हुआ है, ये जो अरे है ये एसोसिएटिव अरे है। तो यहाँ पे नेम लिखा, उसका नाम डाला, एज लिखा, एज डाला, सिटी लिखा, सिटी डाला। ये पूरा वैल्यू किसके अंदर डाला, डेटा के अंदर। डालने के बाद में कौन सा मेथड को कॉल किया, सीरियलाइज मेथड को कॉल किया डेटा के ऊपर। तो ये डेटा सीरियलाइज हो जाएगा, सीरियलाइज हो जाएगा। ये जो डेटा सीरियलाइज हुआ इसको अनसीरियलाइज करना है, तो क्या करोगे तुम, वापस से कौन सा मेथड को कॉल करोगे, अनसीरियलाइज। और उसके अंदर क्या पास करोगे, सीरियलाइज डेटा वाला जो वेरिएबल था वो पास करोगे, तो वो अनसीरियलाइज्ड हो जाएगा, अनसीरियलाइज्ड हो जाएगा। अभी ये सीरियलाइज होने के बाद कैसा आउटपुट दिखेगा, अनसीरियलाइज होने के बाद कैसा आउटपुट दिखेगा, वो तुम्हें समझने का जरूरत नहीं है, वो तुम्हें समझने का जरूरत नहीं है। मगर उसका पर्पस क्या है वो समझना जरूरी है। सीरियलाइज करके हम क्या इंश्योर करते हैं, हम इंश्योर करते हैं कि हमारा डेटा जो है वो बफर में या फाइल में या नेटवर्क में सेव हो जाए या सेंड हो जाए। वो करने के लिए हमें सीरियलाइज करना पड़ता है। वो जो डेटा फाइल में है, नेटवर्क पे है या बफर में है, वो रिट्राइव करने के लिए हमें अनसीरियलाइज करना पड़ता है। क्लियर है क्या बच्चों, क्लियर है क्या बच्चों, क्लियर है तो चैट में एस करके डालो, क्लियर है तो चैट में एस करके डालो। अभी तुम लोग को ये क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन फॉर्म एलिमेंट्स, फॉर्म एलिमेंट्स करके आता है, एक्सप्लेन फॉर्म एलिमेंट्स इन पीएचपी करके, ठीक है। या एक्सप्लेन क्रिएट अ जीयूआई एप्लीकेशन व्हिच विल हैव नेम एड्रेस फोन नंबर, ऐसा कुछ तो, ठीक है। या जीयूआई एप्लीकेशन बनाओ जिसके अंदर ये चीजें हैं, ठीक है। ऐसा कुछ तो आता है एग्जाम में, ठीक है। कैन वी रिप्लेस प्रिंट आर विथ इको, प्रिंट आर कहाँ पे यूज करना है, जहां पे कलेक्शन है, जहां पे भी अरे है वहां पे प्रिंट आर यूज करना है, जहां पे सिंगल वैल्यू है वहां पे इको यूज करना है। जहां पे अरे है वहां पे इको लिखोगे तुमको जीरो मिलेगा, इको करके वो जीरो डालेगा तुमको, ठीक है। तो इको मत लिखो। जहां पे भी कलेक्शन है वहां पे प्रिंट आर लिखना है, जहां पे सिंगल वैल्यू है वहां पे इको लिखना है, ठीक है। प्रिंट आर अरे को एज इट इज प्रिंट कर सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है एक्सप्लेन फॉर्म एलिमेंट्स करके, ठीक है, एक्सप्लेन फॉर्म एलिमेंट्स करके। तो फॉर्म एलिमेंट्स में क्या क्या है पता है क्या, यहाँ पे पहला जो चीज है उसको बोलते हैं, मतलब बेसिकली ये स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है। यहाँ पे मैंने लिखा कि ये जो फॉर्म सबमिट होगा तो कहाँ पे डेटा जाना चाहिए, प्रोसेस डॉट पीएचपी पे जाना चाहिए, प्रोसेस फॉर्म डॉट प्रोसेस अंडरस्कोर फॉर्म डॉट पीएचपी पे जाना चाहिए। ये जो मेथड है डेटा भेजने का वो पोस्ट है, वो पोस्ट है। गेट क्या रहता है, पोस्ट क्या रहता है बताऊंगा मैं, लाइव सेशन देखो उसमें समझ जाएगा। फिर मैंने एक वेरिएबल यहाँ पे नेम लिखा और एक इनपुट बॉक्स लिया जिसके अंदर इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट लिखा, नेम इक्वल्स टू नेम लिखा और रिक्वायर्ड लिखा, मतलब ये कंपलसरी हो जाएगा। वापस से ईमेल लिखा, उसको भी ईमेल लिखा और रिक्वायर्ड लिखा, तो ये भी कंपलसरी हो जाएगा। इसका वैल्यू डालना कंपलसरी है, नहीं डालोगे तो नहीं चलेगा। फिर मैंने जेंडर करके लिखा, फिर उसके अंदर क्या लिखा, इनपुट टाइप इक्वल्स टू रेडियो, नेम इक्वल्स टू जेंडर, वैल्यू इक्वल्स टू मेल। तो देखो दोनों का नाम सेम है, अगर तुम्हें रेडियो बटन बनाना है तो दोनों का नाम सेम रखना पड़ेगा। वैल्यू अलग अलग रख सकते हो, वैल्यू अलग अलग रख सकते हो, रेडियो बटन में दोनों का नाम सेम रहना चाहिए। फिर चेक बॉक्स बनाया हॉबीज करके, उसके अंदर क्या डाला, इनपुट टाइप इक्वल्स टू चेक बॉक्स, फिर नेम इक्वल्स टू हॉबीज और ये स्क्वायर ब्रैकेट में डाला, ये भी वैसे ये भी वैसे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हॉबीज जीरो हो जाएगा, इसका उसके नीचे वाले का वन हो जाएगा, उसके नीचे वाले का टू हो जाएगा, ठीक है ना। इसका वैल्यू क्या है, रीडिंग, ट्रैवलिंग और स्पोर्ट्स करके। तो ये जीयूआई है, मतलब ऐसे ही कुछ भी आ सकता है, ठीक है ना। तो वैसा तुम्हें लिखना पड़ेगा। पासवर्ड आ गया तो तुम टाइप में क्या लिखोगे, पासवर्ड करके। फोन नंबर आ गया तो टाइप में क्या लिखोगे, नंबर करके। तो ये तरीका है बच्चों फॉर्म क्रिएट करने का। क्लियर है क्या बच्चों, वेरी गुड अभिषेक। कैसे दिखता है डेटा वैसा तुमने बता दिया। मंडल तुम्हारा आभारी है, V2V मंडल। कुछ तुम्हें चाहिए तो बताओ आउटपुट भेजने के लिए। सो थैंक यू वेरी मच। मुझे लगता है कि मैंने जो जो चीजें बताया वो काफी काम का है आपके। रेडियो बटन में दोनों को रिक्वायर्ड किया है, रेडियो बटन में दोनों को रिक्वायर्ड किया है, नहीं करना चाहिए। दोनों को रिक्वायर्ड करने का जरूरत नहीं है, दोनों को रिक्वायर्ड करने से कुछ फायदा भी नहीं है। रेडियो बटन में एक ही सेलेक्ट हो पाएगा एक बार में, क्योंकि रेडियो बटन फंक्शन ही वैसा करता है बेटा, ठीक है। सो जो जो मैंने समझाया, अगर आप लोगों को समझा है और आप लोग को लगता है कि आज का जो सेशन था वो यूजफुल है, तो चैट में जल्दी से V2V डालिए, जल्दी से V2V रॉक्स डालिए, सो दैट आज का जो सेशन है वो हम खत्म कर सके। आप लोग अभी से पढ़ाई करना चालू करिए बच्चों, तो आप लोग को आराम से 65 अबोव मिल जाएगा पीएचपी में। पीएचपी स्कोरिंग वाला सब्जेक्ट है, पीएचपी में
प्रोग्राम तो आएगा ही आएगा, थियरी भी ज्यादा आएगा, तो प्लीज मेक श्योर करिए कि पूरा का पूरा टॉपिक आप पढ़िए, आप अच्छे से अच्छा मार्क्स ला सकते हो आराम से। देखो एग्जाम्पल कुछ भी लिखो उससे फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, एग्जाम्पल तुम तुम्हारे हिसाब से लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस वो राइट रहना चाहिए। ये वाला एग्जाम्पल लिखो या कॉलेज में जो एग्जाम्पल दिखा है वो लिखो, वो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। बेटा सभी कुछ आज ही कर लेंगे तो फिर कल के लिए क्या करेंगे, तो हम लोग थोड़ा चीज कल के लिए रखते हैं, जिससे तुम कल का भी लेक्चर बैठो, ठीक है। अपना लाइव सेशन है, इसलिए आज का जो सेशन है वो मैं इधर पे एंड करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे का देखेंगे, इसके बाद जो लाइव है वो भी तुम बैठो, उसके अंदर हम लोग थियरी क्वेश्चंस करके लेंगे, उससे तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा। प्लीज ये लाइव सेशंस बैठो बच्चों, ठीक है, इससे सही में तुम्हें फायदा होगा, ठीक है, लिटरली फायदा होगा। तुम पढ़ लो, लाइव सेशन देखो, उससे मतलब तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा। 1.5x पे रख के देखो तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, सुनो क्या बोल रहा हूँ, कुछ पॉइंट वैसा हो सकता है जो तुम्हें नहीं पता हो, वो तुम्हें याद हो जाएगा, ठीक है। तो मेक श्योर करो लाइव बैठो ही बैठो, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय। आ जाएगा बेटा, 65 अबव आ जाएगा, डोंट वरी। व्यूअरशिप भर, क्या बोल रहा है बेटा, मैं समझा नहीं, मिस यू। अच्छा लास्ट सेम नहीं है ना बेटा, इसके बाद इंजीनियरिंग भी है, उधर पे भी P2 ही है, M3 M4 है ना, उस पे आजा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय। बाय बाय।